हाँ जी। गो टू द वेस्ट विंड में कैंटो नंबर 2 की बात पढ़ रहे थे अपन लोग। कैंटो नंबर 2 में कल अपन जो है सिमिली और मेटाफर्स के बारे में बात पढ़े थे। इसी में आगे देखें, कल अपन जो पहला सेट है 3 पंक्ति का, उसके सिमिली मेटाफर के बारे में बातचीत पढ़े। अगली पंक्तियां समझा रहा हूं, वापस ध्यान करेंगे। दाउ on whose stream mid the steep sky's commotion, loose clouds like earth's decaying leaves are shed, shook from the tangled boughs of heaven and ocean. Thou means west wind, on whose stream, west wind तुम्हारे प्रवाह पे, मध्य आकाश के, झुके हुए आकाश के मध्य में मूवमेंट, हलचल प्रारंभ हो गई है। और इस हलचल से क्या हुआ है? लूज क्लाउड्स, जो स्केटर्ड हमारे जो स्केटर्ड क्लाउड्स हैं, किसके जैसे लग रहे हैं? वो यूं लग रहे हैं जैसे मानो कि धरती रूपी पेड़ के सूखे हुए पत्ते बिखरे होते हैं, ऐसे लग रहे हैं ये। ऐसे वाले ये क्लाउड्स शूक, हिलने लगे। कहां से हिलने लगे? फ्रॉम द टेंगल्ड बाउज ऑफ हेवन एंड ओशन। यहां भी दोनों पेड़ रूपी हो गए हैं, ये आकाश रूपी और समुद्र रूपी पेड़ हैं। इनकी जैसे डालियों से ये पत्ते हैं, पत्ते रूपी क्या है? ये पेड़ हैं, ये बादल, पत्ते रूपी बादल हैं, वो हिलने लगे। अब यही बादल अगली इस लाइन में क्या है? एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, जो बरसात आएगी और जो बिजली चमकेगी आगे। तो इस बरसात के और बिजली के ये ही पेड़ क्या कहला रहे हैं? एंजल्स कहलाए हैं, मेटाफर कहलाए हैं। कल वाले भाषण बताओ, टैनर व्हीकल, टैनर कौन है, व्हीकल कौन है? किसकी तुलना किससे हुई है? यहां पे लूज क्लाउड्स की तुलना किससे करी गई है? एंजल्स से करी गई है। एंजल्स किस कारण से कहा गया है? किस समानता के आधार पे बोला है एंजल्स है? एंजल्स क्या होते हैं? मैसेंजर्स होते हैं। जैसे गॉड का मैसेज लेके कौन आते हैं? एंजल आते हैं। ऐसे किसका मैसेज लेके आए हैं? जो रेन और लाइटनिंग है, बरसात आएगी, तूफान आएगा, आगे बिजली चमकेगी। इस बिजली गरजने के और आने वाली, अभी बरसात आई नहीं है, अभी तो क्या है, ये बादल बादल बिखरे पड़े हैं, अभी बरसाती मौसम नहीं बढ़ा है। बरसात तो नीचे आएगी बरसात। आखिरी पंक्ति में हमारे पास क्या मिलेगी? ब्लैक रेन आएगी, ये फायर आएगी। तो ये फायर कहां से? लाइटनिंग वाली फायर बन जाएगी। तो ये चीजें जो अगली लास्ट में हमारे इस स्टेंजा में घटित होंगी, इनका ये बादल अभी क्या है? संदेशवाहक हैं, मैसेंजर हैं। यही बादल जो लूज क्लाउड्स हैं, ये एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग है, बरसात के और लाइटनिंग के संदेशवाहक हैं, दूत हैं, मैसेंजर हैं। There are spread on the blue surface of thine airy surge. ये बादल फैले हुए पड़े हैं, स्प्रेड पड़े हैं। स्प्रेड कहां है? सीधे शब्द में आकाश में पड़े हैं। आकाश को कैसे बोल दिया है? द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्ज। दाइन मानी योर, तुम्हारा वायुवीय मार्ग, जो कैसा है? नीली सतह वाला है। तो नीली सतह वाला तुम्हारा वायुवीय मार्ग यानी कौन हो गया? आकाश ही हो गया। इस आकाश में ये बादल क्या है? स्प्रेड हैं। अब स्प्रेड कैसे पड़े हैं? बादल स्प्रेड है, अभी बिखरे हुए हैं, लेकिन इनमें एक क्या है? कालापन, भयंकरता वाला लुक आया है। वो कहां से मालूम पड़ा है? ये बादल बिखरे पड़े हैं इस नीले आकाश में, लाइक किसके जैसे पड़े हैं? द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मीनड। व्हाट इज मीनड? मीनड मानी वॉटरी ऑफ, मीनड मानी वॉटरी ऑफ वाइन गॉड बैकस। जो वाइन गॉड बैकस है, उसकी क्या होती हैं? ये वॉटरी होती हैं, उसके फॉलोवर होती हैं, फीमेल होती हैं। तो मीनड जो होती है, जो कैसे लुक वाली है? फियर्स लुक वाली है, भयंकर उसके चेहरे की भावभंगिमा है। जैसे एक भयंकर भावभंगिमा वाली जो मीनड है, उसके सिर से जैसे क्या होते हैं? ब्राइट हेयर, चमचमाते हुए बाल, ऐसे अपलिफ्ट, ऊंचे उठे होते हैं। उस जैसे क्या लग रहे हैं? ये बादल हैं जो लग रहे हैं। अब देखो बादलों में यहां पे इस पंक्ति से आप पाओगे कैसा लुक आ रहा है? फियर्स लुक आने लगा है। ये बादल क्या लग रहे हैं? ऐसे ब्राइट हेयर हैं, अपलिफ्टेड हैं, यानी इन बादलों में क्या है ना, गुबार ऐसे उठते हैं। तो ये बादल ऐसे एक दूसरे उमड़ने घुमड़ने वाला। तो ये जो पंक्ति हम देख रहे हैं मिनट वाली, इसे अगर हिंदी में कहें तो ये बादल वैसे क्या होने लगे हैं? उमड़ने घुमड़ने लगे हैं। हमारे सामान्य शब्दों में समझा जाए तो बादल अब
उमड़ने घुमड़ने लगे हैं। जो पहले बादल यहां क्या थे, लूज क्लाउड्स थे, वो लूज क्लाउड्स इस पंक्ति में आते आते पूरे आकाश में फैलाव करने लगे हैं। और ये सारा प्रभाव किसके कारण से हो रहा है, तुम्हारे कारण से है, तेरे प्रवाह से। सारा का सारा कमाल किसका है, वेस्ट विंड हुज स्ट्रीम, तुम्हारे प्रवाह से ऐसा हो रहा है। तो तुम्हारे प्रवाह से ही लूज क्लाउड सबसे पहले क्या हुए, हिलने लगे। ये लूज क्लाउड्स आने वाली बरसात और बिजली के क्या बने हैं, संदेश वाहक बने हैं। और ये पूरे इस तुम्हारे आकाश के अंदर यूं फैले लग रहे हैं जैसे, अब तुलना है जैसे कि फियर्स मेनड के ब्राइट हेयर, ऐसे बाल अपलिफ्टेड होते हैं, ऐसे लग रहे हैं। इवन फ्रॉम डिम वर्ज ऑफ द हराइजन टू जेनिथ्स हाइट, ये लोकेशन है फ्रॉम और टू। जैसे हम पढ़ते हैं फ्रॉम सीकर टू जयपुर, ऐसे सीकर के ना, या ये मतलब फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स प्लेस से वाई प्लेस के बीच में। एक्स प्लेस कौन सा हो गया, डिम वर्ज ऑफ हराइजन, जो क्षितिज है उसका धुंधला किनारा। वर्ज माने क्या होता है, किनारा। तो जो समुद्र का तट जहां जाके खत्म हो रहा है, जहां आंखों को दिख रहा है वहां तक, वो धुंधला जो किनारा है। धुंधला क्यों हुआ है, इसके दो बताओ, ये कारण क्या है, धुंधला होने का मूल कारण क्या है। हाँ, एक तो लोग बादल काले हो रहे हैं और हो रहे हैं, दूसरा कोई कारण है। मैं ये तो ऐसे पूछूं, ये जो पूरा हमारा सेकंड कैंटो है, ये डे के किसी खास टाइम पे बताया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही मालूम पड़ रहा है, या टाइम स्पेसिफाई है ही नहीं, यानी मॉर्निंग का टाइम है, नून का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, नाइट का टाइम है, या फिर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। तो यहां पे देखिए तुम्हारे पास लिखा हुआ है दिस क्लोजिंग नाइट, इसका मीनिंग है ये जो सीन दिख रहे हैं ये शायद लगभग लेट इवनिंग का सीन है, और जो नीचे नीचे आगे पंक्तियों का भाव बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, नाइट समय आ लिया है। तो एक तरह से हम इसको, अगर इवनिंग तो कहीं स्पष्ट है नहीं हो, तो मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं समझाने के लिए, हम एज पर कैंटो क्या कह सकते हैं, ये नाइट टाइम है, इसलिए वहां पे जो आपका, लेकिन बहुत गहरा अंधेरा होता काली रात का, तो शायद बादल दिखाई पड़ते भी नहीं। बिल्कुल रात हो जाती है ना, तो हम अनुमान लगाते हैं, बाकी बादल दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए हम यो कह सकते हैं कि जहां से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होते समय क्या है, इवनिंग रहा होगा, और जो हमारा ये कैंटो आगे चल रहा है, समय बीत रहा है, हवा लगातार चलती रही है, और ये क्या हो रहा है, नाइट की तरफ प्रोसीड हुआ है टाइम। तो इवनिंग से नाइट की तरफ हमारे पास यहाँ टाइम प्रोसीड होता समझ में जा सकता है। पहले कैंटो में ऐसा कोई टाइम का उल्लेख नहीं था, वहां जनरल बातें थी, वहां पत्ते उड़ते हैं, सीड्स हैं वो जमीन में दफन हो जाते हैं, वो सीड्स हैं वो क्या हो गए हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं स्प्रिंग टाइम के लिए, और लीव्स हैं वो क्या हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो जानी है। तो उसमें कोई टाइम स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। ये जो डिम वर्ज है, धुंधला जो हमारा किनारा दिख रहा है, धुंधले का बड़ा दूसरा कारण ये भी हो सकता है, दूर है। मान लो अगर दिन का समय भी होता, बिल्कुल धूप खिली भी होती, तो भी आप यहां खड़े होते हैं जमीन पे, लंबा चौड़ा समुद्र होता है, तो वो मीलों फैला होता है, मीलों फैले में जो क्षितिज वाला एरिया है, क्योंकि ये डिम वर्ज किसका है, हराइजन का है, और हराइजन इतनी दूर होता है, मीलों दूर, कि वहां पे हमें ओनली अनुमान ही होता है, कोई गतिविधि का बाकी स्पष्ट दिखता भी नहीं है। तो हम इसको अगर वैसे भी देखा जाए दूरी के हिसाब से, तो डिम होने का एक कारण दूरी भी हो सकता है। तो डिम वर्ज, दूर जो क्षितिज है उसका धुंधला जो किनारा है, वहां से लेकर, नहीं वहां, इस पर उल्टा है, वहां से कहां यात्रा करेंगे, नजदीक, दूर से नजदीक आ रहे हैं। नजदीक कैसे आ रहे हैं, जेनिथ की हाइट, जेनिथ जो पीक पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, वो हमेशा कौन सा होगा, जहां आप खड़े हो। तो पोएट जहां फ्लोरेंस के कसाइन वुड्स में खड़ा है, उसके पीक पॉइंट तक कहां से स्टार्ट होके, क्षितिज के दूर धुंधले किनारे से प्रारंभ होके, और जहां कवि खड़ा है वहां तक पूरे के पूरे इस आकाश में क्या है जी, लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, आने वाले तूफान की क्या है, लटे हैं, जुल्फे हैं। तो ये बादल क्या हो गए हैं, जुल्फ बन गए। अगेन इसमें क्या चीज आ गई, मेटाफर आ गया। बादलों की तुलना किससे हुई है, लटों से हुई है। अब इसमें पर्सोनिफिकेशन भी देख सकते हो, वो कैसे, ये लटे हैं, बादल तो लटे कही गई हैं, लेकिन लटे हैं किसकी, तूफान की। वैसे लट किसकी होती है, इंसान के। यानी यहां जो हमारा अप्रोचिंग स्टॉर्म है, ये स्टॉर्म क्या हो गया है, पर्सोनिफाइड हो गया है, और तूफान अभी आया नहीं है। इसका मीनिंग है कि यह वेस्ट विंड जो है, ये घने बादलों को ऐसे उमड़ घुमड़ के लेके आ रही है। तो आने वाला तूफान का एक तरह से, अभी तूफान क्या है, अप्रोचिंग माने आने वाला है, माने कि हमें एक तरह से पूर्व सूचना मिल रही है। इसलिए ये वाली बात फिट बैठती है, कौन सी वाली कहानी,
एंजल्स, एंजल भी क्या है, जैसे मैसेज लेके आते हैं, माने कोई चीज होगी। इस प्रकार से यहां पर भी तूफान आएगा। प्रोफेटिक बातें हैं, प्रोफेटिक बातें। आपने पहले पहले पढ़ा था पोएम का परिचय में, पोएट क्या कर रहा है, प्रोफेटिक टोन में बातें कर रहा है। तो यहां एक प्रोफेसी की जा रही है कि भाई वेस्ट विंड चल गई है तो क्या होगा, तूफानी माहौल बनने लगा है, तूफान आएगा। और आने वाले तूफान के ये जो हमारे बादल क्या हो चुके हैं, काले हो चुके हैं, डार्क। डार्क वर्ड कहीं साफ लिखा नहीं है, इस वाली बात से समझ में आ गया। जो लोक्स होते हैं वो क्या होते हैं, बालों का समूह होता है, कलेक्टिव नाउन होता है लोक। तो बालों का जो समूह है, समूह का मीनिंग क्या है, बादल क्या हो गए, समुद्र एकत्रित हो गए। फिर हेयर में कौन सा रंग होता है, काला रंग। इस भाव से यहां पे क्या कह दिया जाएगा, डार्क क्लाउड्स हैं ये। तो ये क्लाउड जो अभी हमारे पोएम के प्रारंभ, इस कैंटो के प्रारंभ में क्या थे, लूज थे, जो हिल रहे थे, जो कि पत्तों के जैसे बिखरे, सैड सैड बिखरे बिखरे दिख रहे थे, जो पूरे आकाश में स्प्रेड हो रखे थे, वो सारे के सारे यहां आते आते क्या हो गए हैं, संघनित होने लगे हैं, कॉन्ग्रीगेटेड होने लगे हैं, कंडेंस्ड होने लगे हैं, डार्क फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे हैं। तो यहां तक हमारा ये पूरा पूरा भाग किसके बारे में हो गया है, क्लाउड्स के बारे में। ये पूरा का पूरा किसके बारे में था, क्लाउड्स पे सेंटर्ड था। अब हम आगे आते हैं, अब क्लाउड्स की बातें बंद हो जाएंगी और अब सीधा सीधा जो है वेस्ट विंड और जो बाकी आसपास की और एटमॉस्फेयर को लिंक किया है। दाउ वेस्ट विंड, तुम वेस्ट विंड, दाउ डर्ज आउट डाइंग ईयर, यहां भी वर्ब आर छुपी हुई है। पूरा सेंटेंस ऐसे बनता, दाउ आर डर्ज आउट द डाइंग ईयर। जैसा आपको याद हो तो पहले कैंटो की पहली पंक्ति याद है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ओटम्स, दाउ ब्रेथ ऑफ ओटम्स बीइंग। उसमें दाउ आर से वाक्य पूरा बनेगा, दाउ आर द ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। तो ऐसे यहां पूरा बनेगा, दाउ तुम, और दाउ आर तुम हो, तुम क्या हो, डर्ज आउट द डाइंग ईयर, इस मरते हुए साल का शोक गीत हो, इस मरते हुए साल का शोक गीत हो। डर्ज मानी होता है एलेजिक सॉन्ग, शोक गीत। एलेजी का दूसरा नाम क्या होता है, डर्ज होता है। डेथ सॉन्ग कह दो, मॉर्न सॉन्ग कह दो, सिंपल भाषा में MOURN, मॉर्न सॉन्ग या डेथ सॉन्ग जानते ही हैं। तो वेस्ट विंड तुम क्या हो, डर्ज हो। डर्ज हो मानी मॉर्न सॉन्ग हो, विलाप गीत हो, MOURN। तो तुम मॉर्न सॉन्ग हो या डेथ सॉन्ग हो। एलेजी इसके लिए प्लेन वर्ड है ही है, पूरे वन वर्ड के लिए एलेजी। तो ये डेथ सॉन्ग किसके मृत्यु पे गाए जाते हैं, डेथ सॉन्ग या जो एलेजी या डर्ज कहां होते हैं, किसी मरने पे गाए जाते हैं। तो यहां मृत्यु किसकी दिखाई गई है, साल मरता दिखाया गया, वर्ष मर रहा है। वर्ष कैसे मर रहा है, क्योंकि ओटम के महीने की बातें चल रही है। ओटम का महीना कौन सा होता है, अक्टूबर के आसपास का महीना, यानी वर्ष कहां चल रहा है, अपने एंड की ओर जा रहा है। तो ऐसा जो वर्ष एंड खत्म हो रहा है, इस खत्म होते हुए वर्ष पे जैसे क्या कर रहा है तुम्हारा हवा का चलना, वेस्ट विंड का ये चलना, यूं लग रहा है जैसे कोई विलाप गीत है। कभी कल्पना है, टू विच, अब ये जो टू विच वर्ड है, ये टू विच सवाल पेपर में आता है, या ऐसे ऐसे पंक्ति छाप देते हैं, टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डॉम ऑफ ए वास्ट सेपल्चर। इसके पहले लाइन छापते नहीं, यहां से उठा के इतने इतने छापते हैं जानबूझ के आदि, और फिर पूछते हैं कि बताइए टू विच किसके लिए आया है। तो ये हमारे पास टू विच किसके लिए आएगा, ये डर्ज के लिए। मैंने पीछे बताया था, आपको याद हो तो, कि भाई चर्च होता है, ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में चर्च होता है। उस चर्च में ऐसे गुंबद बने होते हैं, उस गुंबद में जोर जोर से ऐसे विलाप गीत गाए जाते हैं मृत्यु के पश्चात। तो यहां पर ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो डर्ज है, अगर ये डर्ज गाया जाएगा तो इस डर्ज को गाने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई गुंबदाकार चर्च वाली बिल्डिंग जैसी आकृति चाहिए। अब ये यहाँ पोएट तो जंगल में खड़ा है, प्रकृति में कहां से उस समय पैदा करेगा। तो उन्होंने कल्पना क्या करी, ये रात का जो समय है, इसको जो अंधेरा काला जैसे आकाश है, उसकी तुलना किससे कर दी, उस चर्च के डोम से कर ली। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो डर्ज है, तुम जो कि डर्ज हो, विलाप गीत हो, शोक गीत हो, इस शोक गीत के लिए दिस क्लोजिंग नाइट, ये क्लोजिंग नाइट, जो गहरी रात आ रही है, जो काली रात आ रही है, ये आती हुई कहली काली रात विल बी किस रूप में होगी, डोम ऑफ ए वास्ट सेपल्चर, विशाल काय जो कब्रिस्तान है। विशाल काय कब्रिस्तान क्या हो गया, पूरा वो जमीन, पूरा वो जंगल।
तो पूरा जंगल तो कब्रिस्तान है, और इस कब्रिस्तान के ऊपर क्या है, ये रात छाई हुई है। ये छाई हुई रात किस रूप में है, डोम के रूप में है। क्या कहते हैं डोम को हिंदी में, गुंबद के रूप में है। और ये गुंबद क्या है, वॉल्टेड है। कल्पना करना, जैसे मान लो एक गुंबद हो ऐसे, और गुंबद में ऐसे नीचे की तरफ से ऐसे मान लो कोई चीज क्या है, जड़ी हुई है डेकोरेशन के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉल्ट। वॉल्ट मानी जड़े होना। यो मान लो जैसे पुराने आपने महलों में देखा होगा, ऐसे अंदर छतों पे गुंबद के वहां पे क्या है, कोई या तो सोने के या चांदी के या कांच के या कोई भी अन्य ऐसी डेकोरेशन की चीजें क्या होती हैं, जड़ी होती थी सुंदरता के आधार पे, उसको कहते हैं वोल्ट होना, जड़े होना। तो हम यहां पे ऐसे कहें कि भाई साहब ये जो रात है, रात किस रूप में है, रात को किसके रूप में कल्पना करनी है, गुंबद के रूप में। अगर गुंबद होगा, और अधिकांश जो चर्च होते हैं वो अंदर से ऐसे डेकोरेटेड ही होते हैं, तो हमारे अब यहाँ पे ये जो चर्च का सेपल्चर विशाल का है, जो कब्रिस्तान का चर्च है, इसके गुंबद रूपी रात्रि में, गुंबद के रूप में किसी कल्पना करी है, रात्रि। तो गुंबद रूपी रात के अंदर क्या जड़े होंगे। अब हमारे यहां तो वैसे तो कोई हीरे मोती है नहीं, तो ये मानो रात है, रात मानी आकाश होता है ऐसे, और उसके अगर आकाश के हमें पता है पीछे वाली बात क्या है, बादल। अब ये बादल वापस लौट के यहां आए लास्ट में। तो ये जो काले घने बादल थे, ये काले घने बादल जो हैं, इस कब्रिस्तान रूपी गुंबद के अंदर से क्या लग रहे हैं, वॉल्ट जड़े हुए लग रहे हैं। किससे जड़े हुए लग रहे हैं, विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट ऑफ वेपर्स। ये पूरी पंक्ति कल समझाया था, पेरीफ्रेसिस के रूप में क्या बनती है, क्लाउड्स के लिए आई है। तो ये है विद क्लाउड्स। इसको एक वर्ड में ऐसे पढ़ देंगे, दिस टू विच माने टू दिस डर्ज, इस डर्ज के लिए, दिस क्लोजिंग नाइट, ये आई हुई रात्रि क्या कहलाएगी, वाज सेपल्चर का डोम कहलाएगी। ये डोम वॉल्टेड विद क्लाउड्स है। ये डोम जड़ा हुआ है, किस जड़ा हुआ है, क्लाउड्स भी कैसे हैं, डार्क क्लाउड से, घने बादलों से जड़ा हुआ है, मानी ढका हुआ है, कवर्ड है। अब बादल घने हैं, इसका वाला भाव कैसे है, दाई मानी वेस्ट विंड की संघनित हुई, एकत्रित हुई, कंडेंस हुई शक्ति का, किसका शक्ति, भाप की शक्ति। तो भाप की संघनित शक्ति क्या कहलाएगी, बादल कहलाएंगी। ऐसे ये पूरे बात हुई। अब लास्ट में आ रहा है, फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फियर, ऐसे इसके सॉलिड एटमॉस्फियर से, किसका है ये हुज, किसका, किसके लिए है, हुज सॉलिड, ऐसे इस घने माहौल से ब्लैक रेन, काली बरसात आती है, फायर, बिजलियां चमकती हैं, हेल, ओले हैं, विल बस्ट, गिरने लग जाएंगे, सुनो सुनो सुनो। तो मेरा सवाल है, ये घना माहौल किसका है जिससे ये बरसात गिरेगी, बिजली गिरेगी, ओले गिरेंगे, ऊपर से गिरेंगे, तो किसका है ये, नहीं एज पर टेक्स्ट बताना है, भाव में तो बादल से गिरेंगे। तो ये घना माहौल किसका हुआ है, ऊपर से गिरेंगे, किसका हुआ है, क्लोजिंग नाइट डोम। यो मानो वो गुंबद ऐसे नीचे गिरेगा, गुंबद है, वो गुंबद क्या गिरना है, नीचे गिरना है। तो गुंबद में बेसिकली जो नीचे क्या है, बाल जड़े हुए, वो नीचे पड़ने वाले हैं। तो ये है किसका है घना माहौल, इस क्लोजिंग नाइट का माहौल घना है। तो ये है हुज वर्ड किसके लिए आया है, क्लोजिंग नाइट के लिए आया है। हुज वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, क्लोजिंग नाइट के लिए यूज किया गया है। ठीक है। अब इसमें एक बात और पे ध्यान करेंगे, टेंस पे ध्यान करना। पहले कैंटो पे भी हम थोड़ा पीछे चल लेते हैं एक बार के लिए। फर्स्ट कैंटो में तुम्हारे पास टेक्स्ट लिखा पड़ा है, बताइए जहां जहां आपको वर्ब वगैरह दिख रही हैं और दिख रही हैं, कौन से टेंस में लिखा हुआ है। यहां जैसे मैंने कहा वर्ब छुपी हुई है, तो आर छुपी हुई है। तुम हो, तुम क्या हो, ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग हो, तुम्हारे अनसीन मौजूद उसके पत्ते क्या होते हैं, आर ड्रीवन, उड़ा लिए जाते हैं। फिर
ये पत्तों का ही वर्णन चल रहा था। फिर है तुम चैरियट्स कैरी करती हो, प्रेजेंट में है। फिर ये पत्ते वहां लाई पड़े रहते हैं, कैसे पड़े रहते हैं? कब्र में कोई लाश पड़ी होती है, कब तक पड़े रहते हैं? अनटिल जब तक तुम्हारी बहन ऐसा नहीं बहेगी। तो ये जो स्प्रिंग वाला मामला है वो तो जो कौन से टेंस में है? फ्यूचर में। स्प्रिंग वाली बात तो किस में चल रही है? फ्यूचर में चल रही है। तो स्प्रिंग अभी आई नहीं, आएगी आगे। और ये सारा माहौल कहां चल रहा है? प्रेजेंट में। और प्रेजेंट भी कैसा प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट भी कैसा प्रेजेंट है? मेरा सवाल आपको समझ में नहीं आया है। प्रेजेंट में अलग अलग तरह के मीनिंग होते हैं। तो एक जो प्रेजेंट का जो सबसे पॉपुलर मीनिंग कौन सा होता है? जो जो तीनों टाइम वाले काम होते हैं। नहीं समझ आई बात? हाँ, सिंपल प्रेजेंट ही होता है, और क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल की बात चल रही है। ये सारा प्रेजेंट सिंपल ही है। आर ड्रीवन पैसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल की है। यहां भी आर वार सब प्रेजेंट सिंपल, ये कैरीज है, ये लाई है, सब प्रेजेंट सिंपल ही है। ये प्रेजेंट सिंपल में एक मीनिंग क्या होता है? जो काम पहले भी होता था, आज भी है, आगे भी होता है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, वह हमेशा स्कूल जाता है, यानी ये काम नियमित है। यानी हर साल वेस्टविंड आती है, हर साल ये काम होता है। हर यानी वेस्टविंड जब भी तुम आती हो, ओटम का क्या हो? अस्तित्व तुम्हारे कारण ही होता है। तुम जब भी आती हो ये पत्ते उड़ते ही हैं। तुम जब भी आती हो ये सीड्स को अपने साथ कैरी करती हो, इन्हें हर बार यहां दफन करती हो। तो ये क्या है? तीनों टाइम होते हैं। यानी ये घटना पहले भी घटी हैं, ये अभी भी घटी हैं, आगे भी घटेंगी। जब जब वेस्टविंड चलेगी तब तब हर वर्ष, प्रति वर्ष ये काम होते हैं। ठीक है, ये वाला भी प्रेजेंट में ही है। ये प्रेजेंट जो है, ये प्रेजेंट है कॉन्टिन्यूअस, ये लाइव प्रेजेंट है। जिस समय कवि खड़ा खड़ा कह रहा है अभी वेस्ट है वाइल्ड स्प्रिट, तुम हर जगह बह रही हो। ये तो बहती हो, उड़ाती हो, ले जाती हो, नियमित वाली घटनाएं हैं। और ये घटना ओनली कौन सी है? उस मोमेंट स्पेसिफिक पे है कि इस समय तुम हर जगह बह रही हो। किस रूप में हो? डिस्ट्रॉयर के रूप में भी हो और के रूप में भी हो। सुनो सुनो सुनो, अब देखो इस सेकंड कैंटो में हमारे टेंस वेंस कैसे आए। सबसे पहले कहा है, यहां पे तो कोई टेंस हुआ नहीं, इसमें टेंस मत गिनना, ये तो सिमली है बीच में। सिमली वाली बातें अलग होती हैं, पहले समझा भी चुका था। सिमली के सेगमेंट के चक्कर में मत फंसना कभी भी। उसको ओनली समझने के लिए होता है, उसका पूरे कंटेक्स्ट से, संदर्भ से सीधा अर्थ नहीं लेना होता है। हमारे पास यहां देखिए टेंस सबसे पहले कहां पे ध्यान करने का है? यह है शुक। और शुक कौन सा वर्ड है? पास्ट। तो आप यहां गौर करना, ये कैंटो पास्ट से चालू होके फ्यूचर पे निपटेगा। ये कैंटो पास्ट से चालू हुआ है और फ्यूचर पे निपटा। इस पे ध्यान देने की बात है, तभी मैं टेंस की चर्चा किया था। पहले कैंटो का टेंस इतना अहमियत नहीं रखता है जितना इसका रखता है। इस कैंटो के टेंस पे ध्यान देना है। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ है? इससे आप जजमेंट करें कवि खड़ा है, ये घटना आगे है पीछे है, किस समय की घटनाएं हैं। हवा के चलने वाली और ये बादलों वाली सारी बातें। अब पता है पोएट फ्लोरेंस के जंगलात में खड़ा है, अब वहां से बताइए किस समय की क्या बात हो रही है। यानी जब ये बात, यानी कवि ने ये बात कहा है, उस समय क्या है? आंधी, वेस्टविंड आनी लग चुकी थी और उसके आने से बादल हिलने भी लग चुके थे। ये कहने के क्या है? घटनाएं पहले की हैं। तो लिखा है कि तुम्हारे से ये बादल हिलने लगे, यानी ये एक मोमेंट, 2 मोमेंट, चाहे 5 मिनट 10 मिनट पहले की घटना हो, लेकिन कुछ ना कुछ मोमेंट पहले की घटना है। तो बादल हिलने लगे। फिर क्या कहा है? एंजल्स ऑफ लाइट रेन। अब यहां देखना, इस समय प्रेजेंट हो गया है। पास से कहां आ गए हो? प्रेजेंट पे। यानी कि बादल हिलने लगे, वो मोमेंट कवि के 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पहले का मोमेंट है। और जिस समय वो बातें कह रहा है उस समय वो क्या कह रहा है? अब ये बादल पूरे आकाश में क्या हैं? फैले पड़े हैं। और इस फैले पड़े बादलों को क्या कहा है?
एंजल्स, एंजल्स मानी मैसेंजर मानी पहले लेके, और ये मैसेंजर इस होगा होगा फ्यूचर वाली बात के मैसेंजर बनेंगे आगे। तो ये जो कहा है एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, किसके लिए वर्ड हुए? क्लाउड्स के लिए। तो ये जो हमारे क्लाउड्स हैं, ये बादल फैले पड़े हैं, अब स्प्रेड हैं, ये प्रेजेंट टेंस है। कहां फैले पड़े हैं? पूरे आकाश में पड़े हैं। किसके जैसे लग रहे हैं? फियर्स मिनट के ऊपर बालों के जैसे लग रहे हैं। कहां से कहां फैले पड़े हैं? डिम वर्ज हराइजन से लेके और जो कवि खड़ा उसके पीक हाईएस्ट पॉइंट तक फैले पड़े हैं, पूरे आकाश में फैले पड़े हैं। और ये क्या हैं? अप्रोचिंग स्टॉर्म के लॉक्स हैं, यानी ये सारा मामला प्रेजेंट ही है। यहां पे वर्ब लिखी नहीं है, पर यही वाली वर्ब यहां काम करेगी। ये पूरा का पूरा ये हमारा इतना इतना एक भाग है। ये 6 पंक्तियां आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये पास्ट में थी और ये 6 क्या हैं? प्रेजेंट में है, ये एक भाग में है। अब यहां से है दाऊ, दाऊ के यहां वर्ब लिखी नहीं है, पर कौन सी वर्ब आएगी? प्रेजेंट ही आएगी, आर ही आएगी। तो ये भी प्रेजेंट में है, क्योंकि इस समय कवि खड़ा उसी समय साए साए की जंगलात से आवाजें आ रही हैं हवा के बहने की, और जो हवा की आवाज साए साए आ रही है उसको कवि ने अपनी कल्पना में क्या बोल दिया है? डज ऑफ डाइंग ईयर बोल दिया है। तो ये तुम डर्ज ऑफ डाइंग ईयर हो, इस डर्ज ऑफ डाइंग ईयर के लिए, तुम डर्ज ऑफ डाइंग ईयर हो इस डर्ज के लिए, इस विलाप गीत के लिए, टू विच, इस विलाप गीत के लिए, दिस क्लोजिंग नाइट। अब यहां देखो टेंस में क्या बदला हुआ, कौन सी तरफ आप मूव कर गए हो? अब फ्यूचर वाले टाइम में चले गए हो। तो हम यहां से कहां शिफ्ट हो रहे हैं? पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर में शिफ्ट हुए हैं। तो इस कैंटो में ये बात नोटिस करने की है। पहले कैंटो में ऐसे तीनों तरह के टाइम की यात्रा नहीं थी। यहां पास्ट टाइम से आए, पास्ट टाइम से कहां आए? प्रेजेंट में, प्रेजेंट से कहां जाएंगे? फ्यूचर में जाएंगे। इसका मीनिंग है ये घटनाएं थोड़े समय बाद घटेंगी, यानी कवि ने जब लिखा है उस समय बरसात होने नहीं लगी है। वो कह रहा है कि तूफान आएगा, वो यानी कवि जिस मोमेंट पे है उस समय तो बादल घनघोर घटाओं में कन्वर्ट ही हो रहे हैं। ये अभी मोमेंट, उस मोमेंट विशेष पर तो जिस समय ये विचार लिखे गए हैं, ये कैंटो की प्रेजेंट मोमेंट है, उस पल तो बेसिकली बादल क्या है? एंजल के रूप में है। उस पल तो बादल क्या है? फियर्स मेरिड के बालों जैसे हैं। घनघोर क्या है? आने वाले तूफान की क्या है? ये जुल्फे हैं, लटें बनी हैं। पर ये बरसने नहीं लगे हैं, बरसे नहीं, अभी बरसेंगे, क्योंकि डर्ज है, डर्ज तो अभी है, डर्ज तो अभी है, पर इस डर्ज के लिए जो डोम है वो तैयार होगा, अभी हुआ नहीं है। विल बी मानी ये घटना क्या होगी? घटेगी, क्योंकि ये जो हमारा डोम यानी रात अभी आनी बाकी है। रात अभी आई है नहीं, रात कभी कह रहा है कि थोड़े समय बाद जब वक्त बीतेगा तो इन बाद, ये जो हमारा डर्ज चल रहा है, डर्ज अभी चल रहा है। डर्ज कब चल रहा है? डर्ज इस मोमेंट, दाऊ आर, यार हिडन है। तो विलाप गीत तो अभी चल रहा है, मानी हवा का साए साए की आवाज तो इस समय हो रही है, और इस साए साए की आवाज के लिए घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे, जो भी समय कल्पना हम कुछ भी कर लें, ऐसे हम घंटे 2 घंटे मान लें, तो घंटे 2 घंटे बाद में रात आ जाएगी। और ये आई हुई रात जो आगे आएगी वो काली रात क्या कहलाएगी? डोम के रूप में होगी, गुंबद के रूप में होगी। और ये गुंबद किससे कवर्ड होगा? किससे ढका हुआ होगा? बादलों से ढका होगा। और ये थोड़े समय बाद में जो जो आगे वक्त बीतेगा ये बादल और क्या होते जाएंगे? और शक्तिशाली होते जाएंगे। अभी तो जुल्फी बने हैं, और जो जो वक्त और आगे बीतेगा और संघनित होंगे, और वाइट शक्ति इसमें भरती जाएगी बाष्प की, और आखिर में इतने भारी हो जाएंगे, ये इतने भारी हो जाएंगे। भारी का मीनिंग आप पढ़ते ना वो, जैसे कि भूगोल वाली भाषा में बरसात क्यों आती है? बादलों में इतना ज्यादा भारीपन हो जाता है कि वो समा नहीं पाते, फिर वो नीचे पड़ जाते हैं। तो ये इतने भारी हो जाएंगे। भारी वाली जो हैवी हम जो कह रहे हैं वो पोएम में क्या लिखा है? सॉलिड एटमॉस्फेयर। ये इतना भयंकर हो जाएगा कि आखिर में विल ये क्या हो पड़ेंगे? बस्ट हो जाएंगे, हेल ओलों के रूप में, बिजलियों के रूप में और बरसात के रूप में आएंगे। अब यहां एक सवाल आपके लिए,
ब्लैक वर्ड ही क्यों यूज किया? ब्लैक रेन, वाई ब्लैक रेन, वाई नॉट सिंपल रेन ही बोल देता? ब्लैक कहने के पीछे क्या भाव है? ये तो रात है, तो रात में अंधेरा है, नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आवाजें आएंगी, पानी गिरने की ओर होंगी, तो आप उसको फील ही करोगे, आपको सीधा वो दिखाई नहीं पड़ेगा। बात सही है। एक तो बात यह है कि अंधेरा होने से, रात का समय होने से ब्लैक बोला गया है। कोई दूसरा कारण इसके अलावा? एक कारण ही तो सही है ही है, एनी अदर रीजन? और कोई कारण है क्या ब्लैक कहने का? क्या कह रहे हैं? क्यों बोला है ब्लैक? तो बरसात थोड़ी, वो तो बादल तो काले दिखते हैं, बरसात थोड़ी कभी काली दिखती है। कभी काली बरसात देखी है? ब्लैक क्लाउड तो कह सकते हो, ब्लैक क्लाउड्स तो कहना संभव है, पर ब्लैक रेन कभी हुआ है क्या? नहीं। थोड़ा शब्दों से नहीं जाओ, शब्दों से परे जाओ, शब्दों से परे सोचो। वेस्ट विंड किसका सिंबल है? डिस्ट्रॉय का। गजब। मैं पढ़ा चुका हूं, परिचय में सारी बात बताई जा चुकी है। डेथ का, डिके का, वेस्ट विंड, वेस्ट विंड डिके का सिंबल है। अरे पत्तियां हैं सड़ी गली, डिके का सिंबल तो पत्तियां सड़ी पड़ी हैं, बीमारी लगी पड़ी पत्तियों के, वो है काली पीली। तो रेवोल्यूशन का वेस्ट विंड किसका प्रतीक है? अरे मैं फर्स्ट डे इतना तो बकबक किया था यार कि ये रेवोल्यूशनरी पोएट है, और हमारी पोएम में जो वेस्ट विंड है वो रिबेलियन का, रेवोल्यूशन का क्या है? प्रतीक है। वो एक मैसेज है, किसका? रिबेल का मैसेज है। सारी बातें बताई जा चुकी हैं, फिर भी ऐसे हर कुछ ही मन में आए वैसे फेंक रहे हो। प्रधानमंत्री मत बना करो हर समय। ये देखो, at the time of composing this poem, Shelley without doubt had the Peterloo massacre of August 1819 in mind. ये कविता 1819 में लिखी गई, उस समय पीटरलू मैसेकर वाली घटना से दिमाग में रही थी। इसी दौर में कवि ने ये मैस्क ऑफ एनार्की, प्रोमेथेस अनबाउंड, इंग्लैंड 1819 वाली पोएम लिखी हैं। अब यहाँ पे इन सभी पोएम में क्या कॉमन बात है? थीम जो पॉलिटिकल चेंज, राजनीतिक परिवर्तन, एक ये विषय, रेवोल्यूशन क्रांति का विषय, और रोल ऑफ द पोएट, और कवि की क्या भूमिका है। ये तीन तरह के मुद्दे, तीन तरह के थीम इस 1819 वाली इस दौर की कविताओं में देखने को मिलता है। द पोएम यानी हमारा स्पेसिफिक जो सिलेबस वाला पोएम है, ओ टू द वेस्ट विंड, एलेगराइज करता है। मैंने कहा एलेगराइज आप क्या समझ लीजिए? सिंबलाइज समझ लीजिए। तो ये हमारा जो पोएम है वो एक प्रतीकात्मक रूप में है। किसका प्रतीकात्मक रूप में दिखाता है? द रोल ऑफ द पोएट, कवि का भूमिका। किस रूप में? द वॉइस ऑफ चेंज एंड रेवोल्यूशन, परिवर्तन की और क्रांति की क्या है? ये आवाज है। शैली वॉन्टेड हिज मैसेज ऑफ रिफॉर्म, शैली चाहता है अपना सुधार का, परिवर्तन का संदेश देना। रेवोल्यूशन का जो विचार इसको स्प्रेड, फैलाना चाहता है। एंड विंड, वो पंक्ति पढ़ना, ये मेरा सवाल था। विंड यानी वेस्ट विंड बिकम्स द ट्रोप और सिंबल या मेटाफर बनी हुई है किसका? जो परिवर्तन की वर्ड, दुनिया में चेंज लाने की बातें कही गई हैं, इस परिवर्तन का सिंबल है। तो सीधे सीधे छोटे वर्ड में अगर एक वर्ड में कहूं तो हमारा जो पोएम में वेस्ट विंड है, ये वेस्ट विंड क्या है? द वेस्ट विंड इज द सिंबल ऑफ, एक वर्ड में आपको क्या कहना है? रेवोल्यूशन का सिंबल है, चेंज का सिंबल है, रिफॉर्म का सिंबल है, परिवर्तन का सिंबल है।
तो जो परिवर्तन चाहिए, जो सुधार चाहिए, जो अब सुधार परिवर्तन किस में, कहा हर क्षेत्र में चाहिए। कवि विशेष तौर पे राजनीतिक परिवर्तन की बातें कहता है, सामाजिक व्यवस्थाओं में चेंज की बातें कहता है। धार्मिक विचारें जो हैं, वो जो मैंने कहा था नेसेसिटी ऑफ एथिज्म वाली बात लिखने वाला आदमी है ये, तो ये धर्म के जो स्थापित सड़े गले मूल्य हैं उनको दूर करना चाहता है। जो राजनीतिक व्यवस्थाएं सड़ चुकी हैं, खराब हो चुकी, उनको प्रवृत्त करने की बातें कहना चाहता है। ये वेस्टविंड का सीधा सीधा एक छोटे से वर्ड में जवाब है। सिंबल बोलो, ट्रॉप बोलो, मेटाफर बोलो, एक ही बात है। तो ये हमारा द वेस्ट पोएम का जो टाइटल वेस्टविंड है, ये वेस्टविंड सिंबल है, ये वेस्टविंड मेटाफर है, ये ट्रोप है किसका, रेवोल्यूशन का है, चेंज का है, रिफॉर्म का ये प्रतीक बनी हुई है। अब मैं ये सारी बात से जानना क्या चाहता था आपसे, हमारा सवाल था ब्लैक रेन वाली बात को लेके। इस ब्लैक रेन से इसका क्या संबंध है? जो स्थापित व्यवस्था है, स्थापित जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, सोशल सिस्टम, वो रिलीजियस सिस्टम, स्थापित सिस्टम कवि के शब्दों में क्या है, सुनना ढंग से, वो सड़ गल चुकी पत्तियां हैं, बीमार पत्तियां हैं, रोगग्रस्त पत्तियां हैं वो। तो जो पहले कैंटो में आपने पढ़ा था, जो येलो है, ब्लैक है, पेल है, हेक्टिक रेड है, पेस्टल स्ट्रीकन वाली मल्टीट्यूड नंबर की जो पत्तियां हैं, जिन पत्तियों को उड़ा के ले जाना है, उनको तो बहाना है, नष्ट करना है, उनको बचाना नहीं है, उनको डिस्ट्रॉय करना है। तो ऐसे हमारे वो पत्ते कौन हैं? वो पत्ते हैं स्थापित सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था, जो कवि की निगाहों में क्या है, सड़ चुकी है, गल चुकी है, बेकार है, रोगग्रस्त है, बीमार व्यवस्था है वो। इस बीमार व्यवस्था को क्या करना है? ध्वस्त करना है। ध्वस्त करने के लिए क्या चाहिए? पॉलिटिकल संदर्भों में क्या चाहिए? परिवर्तन चाहिए, सुधार चाहिए, क्रांति चाहिए सिस्टम को हटाने के लिए। तो क्रांति करने वाला क्या होना चाहिए? शक्ति होना चाहिए। वैसे तो बातों से क्रांति होती नहीं है, अतः उस सिस्टम को चेंज करने के लिए एक शक्ति चाहिए। वो शक्ति का प्रतीक कौन है? वेस्टविंड रूपी शक्ति जो आएगी। तो जब वेस्टविंड की रूपी शक्ति आएगी तो स्थापित व्यवस्थाएं जो सड़ गल चुकी हैं वो क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। तो पहले कैंटो में पत्तियां वो सड़ गल चुकी, वो नष्ट करनी थी। इस कैंटो में पत्तियां वत्तियां तो है नहीं। तो इस कैंटो में जो हमारे ये ब्लैक रेन है, यानी ये काली क्यों है, यूं समझिए, बरसात आती है और पहली बरसात आती है हमारे, तो पहली बरसात में जैसे कि मतलब काफी अरसे के बाद में, जैसे जून जुलाई के आसपास जैसे अपने यहां बरसात आती है, तो उस पहली बरसात के अंदर आप क्या पाएंगे? जो भी मिट्टी विट्टी होगी वो सारी की सारी बह बहा के आएगी। उसके बाद में अगर जैसे ना, जैसे आप मान लो जो पानी जमा करते हैं घरों में, वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, तो वाटर हार्वेस्टिंग होती है, तो क्या वाटर हार्वेस्टिंग में पहली बरसात का पानी क्या जमा करते हैं क्या वाटर टैंक में? वाटर टैंक में आप जो पानी जमा करते हैं बरसात का, तो क्या पहली बारिश का पानी जमा करते हैं? नहीं, क्यों नहीं करते? पूरी वो गंदगी पड़ी रहती है, मिट्टी विट्टी होती है, वो सारी जाकर चली जाएगी। तो वो पहली बात वो सब सफाई में सब बाहर निकल जाता है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो? स्टोरेज कर सकते हो। तो वो जो गंदगी है ना, ये वो गंदगी है। ये दिस ब्लैक इज द सिंबल ऑफ डर्ट। ये मिट्टी सड़ा पड़ा वो सिस्टम है, क्योंकि ये जो ही ये पावरफुल, ये जो माइट, शक्तिशाली बादलों की शक्ति से भयंकर बरसात आने लगेगी, ये तूफान आएगा। तो इस तूफान में क्या होगा? जो सिस्टम खराब है वो ध्वस्त होगा, और खराब सिस्टम ध्वस्त होगा तो वो ऐसे सड़ा गला डर्ट से भरा हुआ, मटमेला मिट्टी से सना हुआ है, दैट इज ब्लैक वन। जैसे हमारे पहले कैंटो पत्ते भी काले पीले लाल थे, ऐसे यहां पर जो पूरा सिस्टम तबाह हो चुका है, नष्ट हो चुका है, कवि की निगाहों में सड़ चुका है, खराब हो चुका है, उसको क्या होना है? साफ करना है। तो पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसलिए वो जो रेन बादल जो बरसात रूप में आए हैं, वो क्या है? अपने साथ इस खराब सिस्टम को लेके चले जाएंगे। ये बिजली चमक रही है, ये बिजलियां क्या हैं? ये अटैक है। ये क्या है? क्या कहते हैं हिंदी में? आक्रमण जैसे हो रहे, वेपन के रूप में है ये हथियार रूप में है जो चीजों को दूर करेगा। ये जो ओले गिर रहे हैं, ये ओले भी क्या एक तरह के वेपन ही हैं। जैसे आप किसी भी व्यवस्था को
अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम को दूर कर हटाना चाहते हैं, आज डेमोक्रेसी है, पहले जब डेमोक्रेसी नहीं था तो क्या होता था, तख्ते पलटे जाते, क्रांतियां होती थी, एक्स का सत्ता चेंज करो, वाई की सत्ता हथियाओ। तो सत्ता कैसे हथियाई जाती थी, क्रांति करके या विद्रोह करके, या स्थापित जो राजे रानी बैठे हैं उनको मार काट करके, लड़ाई करके होता था। यहां पे लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, हथियार चाहिए, युद्ध के लिए लड़ाई के लिए दम चाहिए। तो वो हमारे पास क्या है, ये जो बरसात है, ये बरसात जो है, ये जो बिजलियां चमक रही हैं, जो ओले गिर रहे हैं, ये एक तरह से वो चेंज लाने के हमारे क्या है, माध्यम हैं। और इन सब का लीडर कौन है, इस सब का लीडर ये बादलों के द्वारा हो रहा है। और ये बादलों को चलायमान किया किसने है, वो तूने किया है। यानी मूल जो क्रांति का बीज है, क्रांति का जो मूल स्रोत है, वो वेस्ट विंड है। वेस्ट विंड ने क्या किया, बादलों को घना काला किया, शक्तिशाली बनाया, जो बादल शक्तिशाली थे नहीं। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि भाई साहब, इस समाज में बहुत सारे लोग, इस हमारे समाज में बहुत सारे लोग इस वर्तमान व्यवस्था से नाखुश हैं। वो इस पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल सिस्टम को हटाना चाहते हैं। चाहते तो बहुत हैं, लेकिन वो उनके विचार, एक आदमी यहां बैठा, एक आदमी वहां बैठा, यानी अलग अलग जगह पे बैठे, इनकी आवाजें एकजुट नहीं हो रही हैं। अतः इनको एकजुट करने के लिए क्या चाहिए, कोई पावर चाहिए। ये बादल जो हैं, जब तक बिखरे पड़े हैं तब तक ये कुछ नहीं कर सकेंगे। इन बादलों क्या करना पड़ेगा, एकत्र करना पड़ेगा। एकत्र करने के लिए क्या चाहिए, एक प्रेरणा स्रोत चाहिए। वो प्रेरणा स्रोत कौन हुई, वेस्ट विंड ने वो एक इंस्पिरेशन दिया, वो मोटिवेशन दिया। यूं कहना चाहते, जिस प्रकार से वेस्ट विंड के इंस्पिरेशन से बिखरे बिखरे बादल किस में कन्वर्ट हो गए, कॉन्ग्रीगेटेड माइट में कन्वर्ट हो गए, संगठित शक्ति बन गए। जो ये शक्ति बन गए तो ये क्या हो गए, ये सारा परिवर्तन लाने में सक्षम हो गए। इस प्रकार से समाज की बहुत सारी ऐसे विचार वाले व्यक्ति होंगे, बहुत सारे विचारवान व्यक्ति हैं जो सोचते तो हैं कि भाई साहब परिवर्तन आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, रेवोल्यूशन आनी चाहिए, लेकिन उनके विचारों को एकत्र करने के लिए कोई इंस्पिरेशनल शक्ति नहीं है। तो कवि कहता है, मैं हूं वो शक्ति। वो शक्ति कौन हूं, मैं हूं। पोएट की निगाहों में है कि मैं ही वो पावर हूं। मेरे जो विचार हैं, मेरे विचार आप पहुंचाओ। अब मैं वो शक्ति तो हूं, लेकिन वो आगे बताएगा कि साहब मैं शक्ति होके भी कमजोर पड़ गया हूं। वो हमारे अगले कैंटो में आप बात समझना। मैं एक बार इतनी बात यहां छोड़ रहा हूं, इस वाली बात को समझा दिया हूं, आगे वाली बात इस पर आगे से लिंक हो जाएगी। अब हम थर्ड कैंटो पे बढ़ते हैं। ये थर्ड कैंटो, इसमें वाटर पे इसका क्या प्रभाव है, या ओशन में क्या प्रभाव है वेस्ट विंड का, या सी पे क्या प्रभाव है, वो पढ़ने को मिलेगा। क्या कह रहा है, दाऊ हु डिड ये पास्ट आया, सिंगुलर, दाऊ वर्ड सिंगुलर होता था, इसे एसटी लगाते थे पुराने इंग्लिश में। तो दाऊ हु डिड वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरेनियन वेयर ही ले lulled by the coil of his crystalline streams beside a Pumice isle in Bay's Bay, and saw in sleep old palaces and towers quivering within the waves' intenser day, all overgrown with azure moss and flowers so sweet the sense faints picturing them. यहां तक जैसा हमारी पोएम का पुराना ट्रेंड है, वही ट्रेंड यहां मेंटेन हुआ है। क्या है, अरे कैंटो को दो भाग में समझ सकते हैं। पहले कैंटो में पहले लीव्स की बातें थी, बाद में सीड्स वाली बातें चली। सेकंड कैंटो में पहले क्लाउड्स की बातें थी और बाद में डर्ज और वो वास्ट से डोम वोम वाली बातें चली। तो सेकंड कैंटो में दो बड़े विचार आए, पहले क्लाउड्स के बारे में हुआ और बाद में डर्ज है। डर्ज के लिए क्या चाहिए, डोम, डोम बन गया नाइट। और डोम किससे कवर था, बादलों से। आखिर में वो बरसात में फूट फाट गया।
ऐसे यहां पर हमारा जो कैंटो है ये थर्ड वाला, ये भी दो भाग में समझा जाएगा। ये पूरा जो इतना इतना पार्ट है इसको एक वर्ड में आप ऐसे समझोगे, इसमें मेडिटेरेनियन सी के बारे में बातें मिलेंगी। और जो दूसरा कैंटो आप पढ़ेंगे ये नीचे वाला, इसमें आपको दूसरा जो हमारे पास ओशन है वो कौन से वाला होगा, एटलांटिक, इसके बारे में बातें मिलेंगी। वैसे मोटे तौर पे दिमाग में बात को समझने के लिए समझना है कि थर्ड कैंटो के दो भाग होंगे, विचार के आधार पे, थॉट के आधार पे दो भाग होंगे। एक थॉट किसके चारों तरफ घूमेगा, मेडिटेरेनियन सी के बारे में घूमेगा, दूसरा किसके बारे में घूमेगा, एटलांटिक के बारे में घूमेगा। अगली बात, ये पूरा जो कैंटो है ये पास्ट टेंस में मिलेगा। ये पूरा का पूरा कैंटो किसमें मिलेगा आपको, पास्ट टेंस में मिलेगा। इसका क्या कारण है, बड़ा सिंपल सा कारण है कि ये जो पूरा कैंटो है ये समर सीजन के बारे में है। ये कौन सी ऋतु के बारे में है, समर सीजन के बारे में। और आपको हमने सबसे पहले शुरुआत में सीजन का साइकिल समझाया था आपको मैंने, सीजन वाले साइकिल से याद करिएगा। हमारे पास पहली सीजन कौन सी रहती है, स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद में क्या आती है, समर, समर के बाद में क्या आती है, ओटम, और ओटम के बाद में क्या आती है, विंटर, और बाद में पुनः वापस स्प्रिंग आ जानी है। तो अब ध्यान ये करें कि हमारा ये प्रेजेंट है, जो वेस्टमेंट चली है वो वेस्टमेंट कब चली है, ओटम में, तो ये हमारा प्रेजेंट है। तो अब आप याद करो पहले कैंटो में तो कौन ये सवाल बनता है पेपर में, तो ये कि हमारे पोएम में कौन कौन सी सीजन्स का जिक्र हुआ है, कौन सी का नहीं हुआ है, या फिर ऐसे बनता है कैंटो नंबर 1 में कौन सी का हुआ, 2 में कौन सी का हुआ, 3 में कौन सी का हुआ, किसका नहीं हुआ है, ऐसे सवाल बनते हैं। तो पहले अभी आप 2 कैंटो पढ़ चुके हैं, तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। पहले कैंटो में कौन कौन सी सीजन का जिक्र हुआ है, पहले में इन तीनों का ही हो चुका है। पहले में सबसे पहली पंक्ति में तो क्या है, ओटम, और बाद में सीड्स कहां रहेंगे, विंट्री बेड में दफन रहेंगे, अतः विंटर वाली चर्चा ही वहां, स्नोफॉल वाली पूरी बातें। और फिर थोड़े समय बाद में क्या आ जाएगी, स्प्रिंग आ जाएगी, तो पूरी प्रकृति वापस क्या हो जाएगी, जीवंत रंगों में कन्वर्ट हो जाने वाली। अतः पहले कैंटो में कौन सी सीजन का जिक्र नहीं हुआ है, ऐसे सवाल आता है, और जवाब क्या बनता है, समर का जिक्र पहले कैंटो में नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन द फर्स्ट कैंटो 3 सीजन्स आर मेंशन्ड, और उनका भी सीक्वेंस है, स्टार्ट ओटम से हुई है, बाद में विंट्री बेड विंटर आएगी, और बाद में क्या है, स्प्रिंग है। इस ऑर्डर में ही आई है जिस ऑर्डर में होती हैं। तो फर्स्ट कैंटो में हमारे पास 3 सीजन आई हैं सीक्वेंस वाइज, ओटम, विंटर एंड समर, सॉरी स्प्रिंग, ओटम, विंटर और स्प्रिंग। अब आप बताओ सेकंड कैंटो में कौन सी सीजन की कोई बातें हुई हैं, क्या जिक्र हुआ है क्या स्पष्ट तौर पे कहीं पर भी? तो सेकंड कैंटो में बादलों की बातें हुई हैं, नाइट की बातें हैं, डोम आ गया है, डर्ज आ गया है, फिर लास्ट में बरसात आ गई है, बिजली चमक गई है। इसमें कोई सीजन वाला चर्चा नहीं हुआ है। सेकंड में कोई ऋतुओं की बात आई नहीं है। अब थर्ड में आ रही है, और किसकी आ रही है, समर की। अब देखो अगर हमारा प्रेजेंट टाइम ओटम वाला है तो समर इसके कहां गई है, बीती हुई है, पास्ट में ही है। अतः आप देखिए ये सारा मामला पास्ट में चालू हुआ है, डिड वेकन। ओके, दाऊ वेस्ट विंड, हु डिड वेकन, तुमने जगा दिया, किसको जगा दिया, फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरेनियन, नीला जो मेडिटेरेनियन सी, आपको याद है, आपको मैं आपको फर्स्ट ज्योग्राफी क्यों समझाई थी, याद है वो, एटलांटिक ओशन, फ्लोरेंस कहां पड़ता है, कहां है, वो सारी बात इसके लिए समझाई थी कि बाबू पूरी वो चीजों कल्पना कर पाओ आप। पोएट कहां खड़ा हुआ है, ये इस प्रकार से तुम्हारे पास क्या है, इटली का फ्लोरेंस है, और इसके नीचे ये हमारे पास कौन सा समुद्र पड़ता है, मेडिटेरेनियन, और नीचे हमारा ये पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। इधर कौन सा पानी का एरिया पड़ता है बाद में, अटलांटिक। इधर से ऐसे वेस्ट साइड से हवाएं चलती हैं,
तो यहां पे कह रहा है कि दाउ हु डिड वेकन, तुम वेस्ट विंड जिसने की जगाया, फ्रॉम हिज, अब यहां तो समझना पर्सोनिफाई किया गया है किसको, मेडिटेरेनियन सी को, क्योंकि आदमी सोता है आदमी जगता है। यहां पे सोया हुआ जगाया हुआ किसको दिखाया गया है, सी को दिखाया गया। तो तुमने जगाया था हिज, और पर्सोनिफाइड भी कैसे किया गया है, एज ए मेल किया गया है, मैस्कुलिन में किया गया है। यहां भी ही और ये हिज इसी के लिए आए हैं। तो वेस्ट विंड तुमने जगाया था फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स, ग्रीष्म ऋतु के ख्वाबों में सोए हुए नीले मेडिटेरेनियन सी को जगाया। वेयर ही ले, जहां की वो पड़ा था, कौन पड़ा हुआ था, ले, देखो ये ले पास्ट टेंस है, ये लाई ये सेकंड फॉर्म है किस वाली वर्ब की, लाई की। लाई का पास्ट फॉर्म होता है ले, लाई ले लेन ऐसे वर्ब बनती है, लाई ले लेन। तो ये हमारा जो मेडिटेरेनियन सी है जो कि सोया हुआ पड़ा था उसको, और सोया हुआ भी क्या करता, ख्वाब देख रहा था, ड्रीम देख रहा था, उसको ख्वाबों से जगाया। वेयर ही ले, वो वहां पड़ा हुआ था, लल्ड बाय द कोयल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स। लल्ड का मतलब होता है लोरी लेना। जैसे आप बच्चे को ऐसे थपकी लोरी देते हैं तो उसको गहरी अच्छी नींद, अच्छी बढ़िया नींद आती है, ऐसे समुद्र जो है वो ऐसे लोरी ले रहा था। लोरी का मूल भाव तो यह है कि भाई इस समय समर के टाइम में समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची तेज लहरें उफान पे नहीं होती हैं, मंद मंद हवा चलती है, उससे हल्की हल्की ऐसे क्या होती हैं, लहरें उठती हैं, और हल्की लहरों से यूं लगता है समुद्र के ऐसे थपकी सी लग रही हो, उसे कोई सुला रहा हो। ऐसी कल्पना करेंगे कि ये समुद्र जो कि क्या है, लेटा पड़ा हुआ है। लाई मानी होता है लेटना, सेकंड फॉर्म है हो गया ले, तो समुद्र लेटा हुआ था। वो लेटा हुआ क्या कर रहा था, लल्ड बाई, इसको ऐसे लोरी दी जा रही थी, किसके द्वारा, बाय द कोयल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम। कोयल का मीनिंग होता है ऐसे गोल गोल कोयल, कुंडली वाली ऐसे, ये ऐसे लहरें हैं, वो ऐसे धीमी धीमी स्लो मोशन में लहरें ऐसे उठ रही हैं। और क्रिस्टल का मीनिंग होता है चमचमाती, साफ, जो इसकी क्या है, स्ट्रीम्स मानी क्या है, वेव्स हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि मौसम कैसा है समर का। समर में धूप बढ़िया खिली होती है, खिली हुई धूप के अंदर जो रोशनी गिर रही है पानी पे, तो वो क्या लग रही है, क्रिस्टल जैसी चमचमाती लग रही है, ब्राइट है ये। यानी समर में बादल बादल नहीं आए हैं, तो समर के अंदर जो क्या है, ब्राइट जो आपका डे है, दिन खिला हुआ है, धूप गिर रही है, उस धूप के अंदर, धूप कहां पड़ रही है, स्ट्रीम का मीनिंग है धारा पे, यानी कि पानी की लहरों पे पड़ रही है। ये धूप पड़ने से समर से ये लहरें कैसी हैं, क्रिस्टल जैसी ब्राइट चमक रही हैं, चमचमाती लहरें हैं। और ये लहरें भी धीमे धीमे मोशन में है, स्लो मोशन में है। स्लो मोशन में ऐसे कोयल मानी लपटी हुई ऐसे गोल गोल घूमती हैं, ऐसे पानी ऐसे राउंड राउंड सर्कल सर्कल घूम रहा है, और ऐसे घूम घूम के यूं लग रहा है जैसे मान लो समुद्र को ऐसे क्या हो रही है, नींद आ रही है, लोरी मिल रही है। अब यहां पर इस कोयल वर्ड से हमारे दिमाग में एक कल्पना बनती है, और वो कल्पना बनती है सरपेंटाइन इमेज। ये एग्जाम में सवाल रहता है। यहां पे हमारे पास एक कैसी इमेज बनती है, सरपेंटाइन इमेज बनती है। सरपेंटाइन क्या होता है, सांप। सांप जैसे सोता है, तो सांप कैसे सोता है, ऐसे कुंडली मार के सोता है, अपनी वो पूरी जो बॉडी है उसको ऐसे राउंड 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 करके, और फिर वो ऐसे रेस्ट मोड में सोता है। इस भांति, क्योंकि कोयल वर्ड से हमारे दिमाग, तो ये जो सरपेंटाइन इमेज किससे बनी है, कोयल वर्ड से बनी है, कुंडली मारा हुआ। तो ये मेडिटेरेनियन सी एक सांप के जैसे कल्पना किया गया है कोयल वर्ड से। कोयल वाले वर्ड से, कुंडली वाले वर्ड से इसकी कल्पना किसके बराबर करी गई है, सर्प की भांति। तो जैसे एक सर्प ऐसे गोल गोल कुंडली मार के और सोया रहता है, उसी भांति ये समुद्र जो है मेडिटेरेनियन, ये भी अपनी लहरों की थपकी से, लोरी से ऐसे सोया हुआ था। इस सोए हुए सी को जगाया किसने, तू नहीं जगाया। अभी आगे और देखो, ये इसका विस्तार चल रहा है।
बिसाइड ए पमिस आइल इन बेइज बेई। अब यहां पे एक ज्योग्राफिकल रेफरेंस आया है, बेइज बेई। बेई नाम की एक खाड़ी है, बेई नाम की खाड़ी है। और ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात बताऊं, पहले तो एक बात सुन लो, पहले ज्योग्राफिकल बात समझना, फिर बात अच्छे से लिंक होगी आपको। पमिस आइल, आइल मानी होता है आइलैंड में टापू, आइलैंड को ही क्या कहते हैं शॉर्ट में आइल। इसमें से सुना ये एस का उच्चारण नहीं होता है, ये आइजल या इजलैंड, आइसलैंड नहीं होता, ये आइलैंड है, इसमें एस होता है साइलेंट। तो आइल, आइल मानी टापू, आइलैंड मानी भी टापू, ये आइलैंड आइल एक ही वर्ड है, ये शॉर्ट वर्ड है, ये पूरा वर्ड है। तो आइलैंड बोलो, आइल बोलो, क्या होता है द्वीप या टापू। अब इस टापू के पहले लगा है पमिस आइल, इसे पढ़ेंगे पमिस, ये प्यूमिस नहीं है, ये इस यू का उच्चारण ए ध्वनि होगा, जैसे BUT बट, ऐसे ही हमारा ए बनेगा ये। तो पमिस आइल, पमिस आइल क्या होता है, ज्योग्राफी की जानकारी इसमें अंग्रेजी नहीं है, बेसिक मैटर ज्योग्राफी का है। बता सकते हैं आप क्या होता है पमिस आइल, पमिस टापू क्या होते हैं? देखो बहुत सरल सी बात है, टापू तो आप समझते ही हो, ऐसा जमीन का टुकड़ा जो समुद्र के बीच में पानी से घिरा होता है। तो नॉर्मली हमारे जो टापू होते हैं वो जमीन होते हैं, मिट्टी वाले जंप। लेकिन कुछ टापू ऐसे होते हैं जो कि वो ना निकलता है, ज्वालामुखी फूटते हैं। तो ज्वालामुखी फूटने से क्या निकलता है, लावा निकलता है, और लावा धीरे धीरे क्या हो जाता है, सूख के जम जाता है ठंडा होके। तो वो जो लावे के सूखने से और कुछ ऐसा ठोस एरिया कहीं पर बन जाता है बीच में समुद्र के, ऐसे टापू को कैसा टापू कहते हैं, पमिस आइल कहते हैं। वो नॉर्मल जैसे हम यहाँ पे हैं तो हमारी जमीन है, ये कोई ज्वालामुखी सूखने से बनी हुई नहीं है। लेकिन समुद्र में कई टापू तो नॉर्मल जमीन वाले होते हैं, और कुछ टापू ऐसे होते हैं जो टापू क्या होते हैं, ज्वालामुखी के लावे के ठंडे सूखने के बाद में बन जाते हैं। ऐसे टापुओं का ऐसा टापू बोलते हैं पमिस आइल कहते हैं। तो कह रहा है कि भाई साहब ऐसा एक पमिस आइल है, पमिस आइल मानी ज्वालामुखी के लावे के सूखने से बना हुआ टापू है। और ये टापू कहां है, बेई की खाड़ी में है। अब ये बेई की खाड़ी कहां है, बेई की खाड़ी कहां है, ये आपको वापस दिखा देते हैं मैप, बताओ कहां पड़ती है। ये हमारे पास पड़ा मेडिटेरेनियन सी, ये रहा, ये फ्लोरेंस का जंगल में यहाँ पॉइंट खड़ा हुआ है, यहाँ मान लो फ्लोरेंस है, ये नीचे जो नीला दिख रहा है ये पूरा पूरा ही है। तो ये हमारा पूरा मेडिटेरेनियन सी है, ये ऐसे नींद में सोया आराम से मस्त पड़ा है, सांप जैसे कुंडली मार के लेटा हुआ है। अब ये कह रहे हैं ये लेटा हुआ कहाँ है, पंक्ति है, ये बात क्यों आई है, बेज वाली बात क्या आई है। तो पहले मैं आपको एक दूसरी बात समझाता हूँ, फिर आपको बात लिंक अच्छे से हो पाएगी। जयपुर सब जानते हो, जयपुर राजधानी है हमारे, तो सबको पता है जयपुर क्या है। अब बात ऐसी है, और जयपुर के जैसे आसपास में जो छोटे मोटे टाउन हैं, जयपुर से 25-30 किलोमीटर की रेंज में, क्या क्या नाम है, जैसे जयपुर के आसपास के कोई ऐसे 25-30 किलोमीटर की रेंज में जो भी कोई टाउन के नाम बताओ आप। चोमू है, कूकस है, कानोता है, बगरू है, दूदू है, ठीक है। ये कूकस, कानोता, चोमू, बगरू, दूदू, ये सब क्या हो गए, ये जयपुर के आसपास के 25-30 किलोमीटर की रेंज के छोटे मोटे टाउन हो गए, कस्बे टाइप की चीज। अब आप ये बताओ, एक आदमी पता पूछे आपको, तो ऐसे पूछे साहब जयपुर कहां पड़ता है, और आप कहो कि साहब जयपुर तो कूकस के पास पड़ता है। एक नया आदमी है जो जयपुर नहीं जानता है, अननोन एरिया से स्ट्रेंजर आदमी है, उसको जयपुर के लोकेशन नहीं पता, और वो आपसे पूछे कि भाई जयपुर कहां पड़ता है, और आप उसे क्या बताओ, कूकस के पास जयपुर पड़ता है, तो क्या वो पहुंच जाएगा। इन जयपुर की पहचान कूकस से है या कूकस की पहचान जयपुर से है। कोई ये पूछे साहब कूकस कहां पड़ता है, तो आप क्या बताओ,
जयपुर के पास पड़ता है, तो आप पहुंच सकते हो। तो सर जयपुर कहां पड़ता है? बोले साहब कुकस के पास पड़ता है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझ में आई? हाँ पढ़ लो, हट, समझ में आई है? कुछ समझ में आई नहीं? अपनी बात कुछ और चल रही थी पोएम में, अपन तो मेट्रन सी और पमिस आइल और बेज बे कर रहे थे, अब मैं बीच में कानोता जयपुर पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि ये एक वेल नोन प्लेस है और ये हमारे क्या हैं, लेसर नॉन प्लेस हैं। आपको पता हो सकता है आपके आसपास की जगह है, लेकिन अब एक अनजान जगह से सोचें आप, तो एक दुनिया की नजरों से देखा जाए, बड़े मैप की निगाह देखा जाए, तो विश्व के मैप के अगर आप समझोगे, विश्व के मैप पे जयपुर की तो कोई छोटी मोटी पहचान हो सकती है, वैसे कोई पहचान नहीं है इनकी। क्लियर है? तो हम इस वेल नोन जगह के द्वारा इनका तो परिचय बता सकते हैं, इनका तो एड्रेस करवा सकते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी लेसर नॉन जगह के द्वारा और वेल का परिचय कराए तो ये हंसी मजाक है कि नहीं? ये हंसी मजाक हमारे पोएट महाराज कर रहे हैं। क्या हंसी मजाक कर रहे हैं आपके साथ? देखो, मैंने ज्योग्राफी वाले सर से पूछा एक बार, मैं कहा बताओ सर ये बेइज बे कहां पड़ती है? ये बेइज वाली जो हमारी बे जो पोएम में आई है, क्या स्पेलिंग है बेइज बे की? BAIE है ना, ये BIE, हाँ ये नाम है। ठीक है ठीक है, मैं देख लेता हूं, मेरी गलती होगी, मैंने आपसे पूछ लिया। ठीक है। BAIAE, ये है बेइज और बे। तो मैंने सर से पूछा था ये बेइज बे कहां पड़ती है? बोले ये कहां पड़ती है, मुझे तो नहीं पता। फिर ऐसे मैंने ऐसे बेइज बे सर्च मारा, इमेज जैसे इसमें जैसे ये आप देख लो, ये जैसे काफी छोटा करके दिखा रखा आपको, बहुत क्लोज दिखा रखा है, ये इटली के आसपास। यहाँ पे आप ऐसे देखोगे तो आपको जैसे यहाँ, जैसे मैं नाम पढ़ देता हूँ, आपको दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे, जैसे यहाँ पे देशों के नाम लिख रखे हैं, और इस जगह पे, इसमें तो पूरा पॉलिटिकल मैप है, ये तो ओशन के नाम इसमें, ये तो आर्कटिक ओशन लिखा हुआ है, ये अटलांटिक है, इसमें मेट्रिक का नाम भी नहीं है। यहाँ पे लिखा है, कोई लिखा है ट्रेनियन सी, यहाँ पे कोई सी का नाम क्या पड़ता है? ट्रेनियन सी है इस मेट्रिक के पास में। यहाँ पे है एड्रियाटिक सी। ऐसे मैंने काफी ऐसे तलाशा, पर मुझे कहीं पर भी क्या नाम नहीं मिला, बेइज बे नहीं मिला। मैप को खूब खंगाला, इसके आसपास में कोई बेइज बे नहीं मिला, कुकस सही है। फिर मैं सर से पूछा कि यार ये कहीं नाम सुना है? बोले बेइज बे तो कहीं नहीं सुना। तो हमारे भाई साहब क्या कर रहे हैं, जबकि हर कोई जानता है, कौन सा नाम को जानता है? मेट्रन सी से। तो ये हमारे जो मेट्रन सी है ना, इसका परिचय दे रहे हैं आपको, और इसका परिचय किसके माध्यम से दे रहे हैं? बेइज बे के माध्यम से दे रहे हैं। हो सकता है हमें नहीं पता हो, लेकिन पोएम तो वहां के परिवेश से लिखा गया, इटली के, तो वहां के लोकल एरिया के लोग जानते होंगे मे भी। जैसे अपने यहाँ लोकल में तो हर कोई जानता दूदू कहाँ है, बगरू कहाँ है, दुनिया की निगाह से कोई वैल्यू नहीं उसकी, तो लोकल एरिया के लोगों के लिए वो सामान्य सी बात हो सकती है। तो पोएम जहां लिखा गया होगा उस क्षेत्र के लोगों के लिए बेइज बे कोई सामान्य सी बात होगी। उस लिहाज से हमें परिचय दे रहा है, क्या दे रहा है कि हमारा ये जो मेट्रन सी है, ये ब्लू मेट्रन सी, यहां पे वेयर ही ले, ये लेटा पड़ा है, ले मानी लेटा हुआ है। कहां लेटा हुआ है? ये ही तो सब्जेक्ट है, ये आपका ले क्या है? वर्ब है, और ये लेटने की क्या चाहिए? लोकेशन, जगह। इसका एडवर्बियल पार्ट यहां है, बिसाइड ए पमिस आइल इन बेइज बे। पमिस आइल जो कि कहां है? एक ज्वालामुखी के सूखे हुए लावे के जुमने से बना हुआ एक टापू है, जो कहां पड़ता है? बे नाम की खाड़ी में। उसके बगल में पड़ा है कौन? समुद्र महाराज। समुद्र के बगल में टापू है तो समझ में आता है, समुद्र के बगल में खाड़ी समझ में आती है। समुद्र विशाल का है, टापू पिद्दी सा, खाड़ी थोड़ी और छोटी बड़ी मान लो उससे। तो ये करा हमारा ये जो नीला समुद्र लेटा पड़ा, पसरा पड़ा,
क्या कर रहा? खर्राटे ले रहा, ड्रीमिंग। और एक टांग इधर पड़ी, एक टांग उधर पड़ी, ऐसे फैले पड़े। कहां फैले पड़े हैं? बेइज बे के अंदर स्थित पमिस आइल के वहां पड़े हैं, ऐसे पड़े। और पड़े पड़े क्या कर रहा है? ख्वाब देख रहा है। क्या है? सो इन स्लीप, नींद में सोए हुए सपने देख रहा है। कौन देख रहा है सपने? समुद्र महाराज, मैट्रिन वाले। और ख्वाबों में क्या दिख रहा है इसको? ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स क्विवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे। पुराने जो महल और पुराने जो मीनारें, टावर्स हैं, वो टावर्स क्विवरिंग, हिलते नजर आ रहे हैं विद इन द वेव्स इंटेंसर डे। इंटेंस का मीनिंग होता है ब्राइट, तेज धूप गिर रही है। तो ये जो ब्राइट डे है, समर का जो ब्राइट डे है, इस समर के तेज धूप के दिन से जो वेव्स में क्या हो रही है, ऐसे कंपन हो रही है, हिल रही हैं, उसके अंदर ये पुराने महल और जो है मीनारें हैं, ये ऐसे हिलती दिख रही हैं। उनको वो ख्वाब में देख रहा था। ऐसे ख्वाब में देखते हुए समुद्र को इधर से आई वेस्ट विंड और दो मारा खींची गाल पड़ी। देख तो सुते पड़े हटे, देख है सपना के मायने हटे महल हालता देख है। हट क्यों क्यों केवल अम्मा आएगी वेस्ट विंड, तू सल्टगी ओटम तेरी समर समर गई, ओटम आएगी हटे यहाँ हो गया तो यहाँ हो जा कोई बो। देखा सपना हटे तो भाई सपना सपना टूट गया बा पड़ेगा। सपना का मायने सुत्यो हो, यहाँ लागे जहाँ सांप पड़े, जहाँ लपेटा मार की भेड़ो हो कि यहाँ सुते अटी महल ही है। महल, अब महलों की बात कटे हुआ, महल मार कटे हुआ आ गया। हम ऐसे सुनते हैं कि हमारी कई सारी प्राचीन जो समुद्र तट के किनारे कई शहर वह रहे हैं, वो क्या होते हैं? पानी में डूब जाते हैं, समा जाते हैं। जैसे हम भी कैसा, जो प्राचीन द्वारिका थी वो तो पानी में समा चुकी है, अब तो द्वारिका नाम का नया शहर बसा आसपास। ऐसे भी कहते हैं साहब आज की बंबई आगामी 200-500 साल बाद ये भी समुद्र में समा जाएगी। ऐसी जो हमारा सिस्टम पाया जाता है तटीय प्रदेशों, तटीय शहरों के बारे में। तो इसी प्रकार से ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो हमारा ये मेडिटेरेनियन सी है, इसके किनारे पे पहले किसी प्राचीन समय में कोई महल रहे होंगे, कोई प्राचीन राजे महाराजाओं के। अब वो राजे महाराजाओं वाले महल वगैरह सारे के सारे कहाँ समा चुके हैं? पानी में समा चुके हैं। तो कवि ने, अब एक्चुअली हुआ क्या, पोएट ने कहीं पढ़ लिया होगा कि भाई ऐसे कोई रोम के कोई महल वगैरह पानी में, रोम बहुत दूर नहीं पड़ता है, ये फ्लोरेंस यहीं पे क्या पड़ता है रोम, और रोम बड़ा साम्राज्य था दुनिया का। तो उसके हो सकता है कोई महल वहल यहाँ पानी में समा गए होंगे। तो कवि ने अपने उस ज्ञान को इस पे चिपका दिया। क्या चिपका दिया? कि यह समुद्र नींद में सोया हुआ और पुराने प्राचीन जो महल या टावर्स हैं वो इसको ऐसे समुद्र को ऐसे पानी में अपने समाये हुए हिलते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे होंगे। अभी हिलने का नाटक क्या है ये? व्हाट इज क्वीवरिंग? आप देखे होंगे तो थोड़ा तो वैसे समुद्र वैसे ही बिल्कुल तो स्थिर रहता भी नहीं है, काफी शांत होता है, तो भी उसकी हल्की हल्की तो क्या होती है? गति होती है। और हल्की हल्की गति हमारे पास यहाँ पे क्या है? लोरी में कन्वर्ट हुई है, वो स्लो मोशन तो है ही है। ऊपर से क्या हो रहा है? तेज धूप गिर रही है। तेज धूप क्यों गिर रही है? समर सीजन है, तेज धूप गिरती है। तो आपने देखा होगा तेज धूप में, जैसे अपने यहाँ मतलब आप रेगिस्तान के आदमी हैं, पर रेगिस्तान में आपने देखा होगा तब तेज धूप होती है तो ऐसे देखा ना, मृग मरीचिका सी बनती है वो, तो ऐसे मिट्टी भी ऐसे क्या लगती है? हिलती लगती है। ऐसे समुद्र के वहां भी जो पानी की क्या होती है? सतह होती है, उसमें बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। समुद्र बहुत काफी गर्म होता है वहां पे। तो वहां पे समर के मौसम में जो ऐसे इंटेंसर है, यानी तेज गर्मी का दिन जो हीट है, उस हॉट तो इंटेंसर डे मानी जो हॉट डे है, देखने में ब्राइट है और मौसम के बॉडी के हिसाब से वो हॉट है। तो गर्मी फील हो रही है और काफी ब्राइट डे है, तो दिखने में तो ब्राइट है और फील के अकॉर्डिंग वो हॉट है। तो ऐसा जो हॉट डे है, ब्राइट डे है, उस ब्राइट डे में जो लहरें हैं, जो पानी की लहरें हैं, वो लहरें ऐसे कंपन करती हैं और ऐसे वो मृग मरीचिका वाला जो भाव वैसा पैदा होता है, हिलना वाला। ऐसी हलचल होने से कवि ने अपनी कल्पना खुद की जोड़ दी, मानो इस हलचल में समुद्र के अंदर समाये हुए महल इसको ख्वाब में दिख रहे होंगे। इस जगह से एक और सवाल बनता है, ये शैली की क्या है? मिथ मेकिंग क्वालिटी है।
क्या है ये शैली की? मिथ मेकिंग क्वालिटी। शैली का ये गुण है। जैसे आप पीछे पढ़े, किड्स में क्या क्वालिटी होती है? सेंसुअसनेस, निगेटिव कैपेबिलिटी, हेलेनिक क्या कहते हैं, इंप्रेशन दिखाना। इसी प्रकार से शैली के 3 गुण हैं और तीनों गुण इस पोएम में आ गए हैं। शैली का पहला गुण है रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, जो इस पूरी पोएम के आसपास है। दूसरा गुण है शैली में लिरिकल क्वालिटी। मैंने कहा था सबसे बड़ा लिरिकल पोएट नंबर 1 की रैंक पे कौन है? शैली है। और तीसरा गुण शैली में कौन सा होता है? मिथ मेकिंग क्वालिटी। मिथ का मीनिंग होता है ऐसी कोई पुरानी चीजों को अपने हिसाब से जोड़ तोड़ के कोई कहानी बना देना। माइथोलॉजी को कहते हैं मिथ बना देना। तो ऐसी कोई पुरानी कहानी गढ़ देना। तो इसको कहीं पे कोई जानकारी मिल गई होगी कि कोई महल वहल पानी में कहीं समा जाते थे पुराने हिस्ट्री के दौरान से, उसने उस बात को यहां पोएम में मर्ज कर दिया। तो ये जो पंक्ति है, ओल्ड पैलेसेज एंड टावर्स क्वीवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे, इस पंक्ति में क्या है? इस लाइन में शैली की मिथ मेकिंग क्वालिटी झलक रही है। आगे, ऑल ओवरग्रोन विद अज्यूर मोश एंड फ्लावर्स सो स्वीट द सेंस फैंड्स पिक्चरिंग देम। और अब ब्यूटी की बात आ रही है। ऑल ओवरग्रोन, ऑल मानी चारों तरफ, उगे हुए पड़े थे। ओवरग्रोन मानी उगे हुए हैं। कहां की बात हो रही है? समुद्र। तो समुद्र है उसके तट के आसपास अब घास फूस कैसा उगा हुआ है? तो समुद्र के चारों तरफ तट के ऊपर अजूर, अजूर का मैंने आप पहले पढ़े हैं, ब्लू, नीला नीला क्या है? मोस। मोस माने क्या होते हैं? शैवाल, एल्गी कहते हैं अंग्रेजी में, ALGAE। मोश हैं यानी नीले शैवाल हैं। अब एक बात सुनना, आपको लगता है शैवाल तो हरे होते हैं, नीले कैसे होते हैं? शैवाल 2 रंग के होते हैं। शैवाल नीले भी होते हैं, हरे भी होते हैं। आपने स्कूल टाइम पढ़ा होगा 9वीं 10वीं क्लास में, नील हरित शैवाल, तो विज्ञान में आता था नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो एल्गी ब्लू भी होती है, ग्रीन भी होती है। हमारे यहां कौन से का जिक्र हुआ है? ब्लू वाली का पोएम में जिक्र हुआ है। और अजूर वर्ड पहले स्टेंजा में भी आया था, दाइन अजूर सिस्टर, स्प्रिंग वाली। तो पोएम में अजूर नाम 2 जगह आया हुआ है। तो लिखा है ऑल ओवरग्रोन। ऑल का मीनिंग है चारों किनारे जो हैं हमारे, किसके किनारे हैं चारों तरफ? मेडिटेरेनियन सी के। तो इस समुद्र के चारों तरफ किनारों पे ओवरग्रोन, काफी घनी मात्रा में उगा हुआ है। ओवरग्रोन अत्यधिक उगा हुआ है। क्या उगा हुआ है? अजूर मोश, वो ब्लू शैवाल उगे हुए हैं। एंड फ्लावर्स, फूल उगे हुए हैं। सो स्वीट, और ये फूल ये शैवाल इतने मधुर, इतने बढ़िया हैं, इतने सुंदर हैं कि सेंस फैंड्स पिक्चरिंग देम, इस दृश्य को देखकर आपकी इंद्रियां भी क्या हो जाएं? बेहोश हो जाएं। इतना सुंदर माहौल वहां का है। ऐसे सुंदर माहौल वाले, ऐसे सुंदर बेहतरीन माहौल में ख्वाबों में डूबा हुआ, सपनों में सोया हुआ मेडिटेरेनियन को किसने जगाया? तूने जगाया वेस्ट विंड, तूने जगाया। तो ये क्या हुआ? वेस्ट विंड का प्रभाव ही हुआ अगेन। पहले कैंटो में इसका प्रभाव कहां था? जमीन पर, पत्तों पर, सीड्स पर था। दूसरे में प्रभाव कहां देखा? आकाश में देखा, बादलों पे देखा। तीसरे में प्रभाव कहां दिखाया गया है? वाटर में। वाटर में क्या नाम है? मेडिटेरेनियन सी में। जो सी समर के ख्वाबों में सोया हुआ, रेस्ट के मोड में था। इस अब बताओ, रेस्ट वैसे तो समुद्र का क्या तो सोना होता है, क्या ख्वाब देखना होता है? मूल भाव है समर के अंदर समुद्र की लहरें क्या हैं? शांत हैं, ज्यादा उसमें उथल पुथले नहीं है। ऐसे शांत समुद्र जो है। दूसरा आप याद करना, मैंने आपको फर्स्ट एक बात समझाई थी, समर टाइम में ग्रीनरी क्या होती है? अत्यधिक बढ़ती है। याद है? मैंने कहा अपने यहां से मत सोचना, अपने तो यहां पे बहुत तेज तापमान होता है तो अपने तो घास उजल जाता है। लेकिन अगर मैंने कहा था जब बाजरे वाली फसल याद कर लो, उसमें अगर धूप गिरे और नमी मिल जाए तो क्या होता है? ग्रोथ बेहतरीन होती है। वो वाली कहानी है। समुद्र के आसपास नमी तो है ही है पानी की, ऊपर से क्या हो रहा है? समर का इंटेंस डे है, हॉट गरम गरम ब्राइट डे चल रहे हैं। इससे पूरे के पूरे तटीय जो किनारे हैं समुद्र के, वो किससे भरे हुए हैं? घास से, वो शैवालों से, वो फूलों से
अटे पड़े हैं, और इतने ज्यादा अटे पड़े हैं, और ये सुंदर हैं, मधुर है, बढ़िया हैं, आंखों को भी सुंदर लग रहे हैं, और इनकी स्मेल भी इतनी बढ़िया है कि सूंघ के आप जैसे क्या हो जाओ, बेहोश हो जाओ। यानी दो प्रकार की आपकी इसमें क्या है, इंद्रियां यहां पे जिक्र हुई हैं, आईज और कौन सी हुई हैं, नोज। आई और नोज दो हमारी इसमें सेंस मर्ज हुई है। फेंट, फेंट मानी क्या होता है, बेहोश। बेहोश है वो देखने से कभी नहीं होता आदमी, बेहोशी सूंघने से आती है। कोई दवा वगैरह अगर आपको बेहोशी की दी जाती है तो सूंघने वो सूंघाई जा सकती है। तो फेंट वर्ड से हमें समझ में आ रहा है इसमें कौन सी इंद्री का जिक्र हुआ है, नोज का। और ये जो पिक्चर है, पिक्चर के द्वारा कौन सी इंद्री का जिक्र हुआ है, तस्वीर देखी जाती है आई का। अब यहां पे एक विशेष प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच का जिक्र हुआ है, वो समझना जी, आपको लिए नया नाम आएगा। वर्ड है सिनेस्थेसिया। क्या वर्ड है, सिनेस्थेसिया। सिनेस्थेसिया क्या होता है, इसका संबंध इंद्रियों से है, और इसमें जो इंद्रियां हैं वो एक्स इंद्रिय वाई पर, वाई इंद्रिय जेड पे ऐसे आरोपित कर दी जाती है। वो इंटरचेंज इधर की उधर, गाय का भैंस, भैंस का गाय। मतलब आंख से क्या होता है, देखा जाता है, नाक से सूंघा जाता है, कान से सुना जाता है, जीभ से चखा जाता है, त्वचा से ऐसे महसूस करते हैं ठंडा गर्म कैसा है। ये सीधे सीधे मीनिंग है। अब अगर आप ऐसे कह दो कि भाई साहब हरा रंग सूंघा जा रहा है, हरा रंग सूंघा जा रहा है, और मीठी मीठी खुशबू सुनी जा रही है, कुछ बात समझ में आ रही है, पॉकेट में समझ में आ रही है, हर कुछ झूठ ले कैसे याद रहा तुमसे। हरा रंग सुना जा रहा है, और मधुर गंध, मधुर गंध देखी जा रही है। सुंदर फूल, सुंदर फूल सुने जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी ले लो आप। करना क्या है, जो इंद्री का जो सीधा संबंध है उसको उससे नहीं दिखा के दूसरी पे आरोपित कर देना है, इधर उधर ट्रांसफर करना है। रंग जो होता है, रंग है वो आंखों से क्या होता है, दिखता है। तो रंग के साथ में आप यहां पे कायदे से क्या बोलो, देखा जा रहा है, तो है सीधी बात। लेकिन देखने वाली चीज के स्थान पे आपने क्या कर दिया, तो रंग का संबंध होता तो किससे है, आंखों से, और यहां आपने चिपका किसके साथ दिया, कानों के साथ। इस प्रकार की अगर इंद्रियों के चीजों को एक्स इंद्रिय के साथ वाई को और वाई को जेड के साथ उल्टा सुल्टा चिपका देते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिनेस्थेसिया होना कहते हैं। तो हमारे यहां पे पोएट महाराज ने सिनेस्थेसिया वाला कारोबार ऐसे कर दिया, क्या कर दिया, नीले शैवाल हैं, फूल बहुत ही मधुर हैं, तो ये देखे जा सकते हैं या सूंघे जा सकते हैं। फूलों की तो क्या हो सकती है, गंध, तो फूलों की गंध है वो सूंघी जा सकती थी, इनको देखा जा सकता था। पर अगली पंक्ति कहती है द सेंस फेंट्स, हमारी इंद्रियां बेहोश हो जाती हैं, देख कर हो जाती हैं, सूंघ कर नहीं। अगर आप यहां पे क्या वर्ड लिखो, स्मेल लिखो,
फेंट्स सेंस फेंट्स स्मेलिंग देम, तब तो क्या होता है सीधा संबंध, और स्मेलिंग के स्थान पे आपने क्या लिख दिया, पिक्चरिंग लिख दिया। इससे क्या हो गया, आपकी सेंस एक दूसरे पे ट्रांसफर हो गई, इंटरचेंज कर दी गई है। तो इंटरचेंज ऑफ द सेंसरी इंप्रेशन इज नॉन सिनेस्थेसिया। इंटरचेंज ऑफ सेंसरी इंप्रेशंस किसे कहते हैं सिनेस्थेसिया? इंटरचेंज ऑफ सेंसरी इंप्रेशंस। तो सेंसरी इंप्रेशंस जो हैं उसका इंटरचेंज हो जाना। आगे देखें, तो ये हमारा एक भाग खत्म हुआ, किसको लेके हुआ, मेडिटेरेनियन सी वाली चीज को लेके। नेक्स्ट, दाऊ फॉर हुज पाथ द एटलांटिक्स लेवल पावर्स क्लीव themselves into chasm while far below the sea blooms and the oozy woods which wear the sapless foliage of the ocean now thy voice and suddenly grow grave with fear and tremble and spoil themselves, O hear. Thou for whose path, west wind, जिसके मार्ग के लिए, जिसके पाथ मानी मार्ग, रास्ते के लिए, द एटलांटिक्स लेवल पावर्स क्लीव देमसेल्व्स इनटू चैस्म्स। अब आप वो ज्योग्राफी वाला पूरा कल्पना रखना दिमाग में, मैप वाली बात। पिछले में तो किसके कौन से सी की बातें हुई, मेडिटेरेनियन की। अब बातें किसके बारे में होगी, एटलांटिक के बारे में। कवि कह रहा है वेस्ट विंड किधर से आती है, वेस्ट से। और याद करो इस फ्लोरेंस के वेस्ट साइड में क्या पड़ता है, एटलांटिक पड़ता है। तो एटलांटिक की तरफ से वेस्ट विंड चल के आती है। तो कह रहा है वेस्ट विंड तेरे, दाऊ वेस्ट विंड तुम्हारे लिए, हुज पाथ तुम्हारा जो मार्ग है, तुम्हारा रास्ता किधर से आता है, एटलांटिक से होके आता है। तो तुम्हारे रास्ते में एटलांटिक का जो क्या है, लेवल पावर्स, एटलांटिक की सतह की जो पावर्स, यहां पावर्स का मतलब किस चीज से है, वेव से है। ये शक्ति वाले नहीं होगी। तो एटलांटिक की जो लेवल है यानी सतह है, एटलांटिक की सतह की जो लहरें हैं, एटलांटिक की जो सतह पे जो लहरें हैं, सरफेस की जो लहरें हैं, क्लीव का मीनिंग क्या होता है, चिर जाती हैं, ऐसे फट जाती हैं, ऐसे फट जाती हैं वो। तो ऐसे इसकी लहरें ऐसे फट जाती हैं। देम सेल्ज मानी स्वयं ही, अपने आप ही ऐसे फट जाती हैं। इनटू चैज्म, चैज्म का मीनिंग क्या होता है, खाई, दरार पड़ जाती, गहरी गहरी खाई। इस बात को यूं समझिए जैसे मान लो तेज ऐसे क्या आई, हवा आई, वेस्ट विंड आई, जोर की आंधी आई, और इतनी जोर की आंधी आई, इतनी जोर की आंधी आई, हालांकि यह अतिशयोक्ति है, रियल में ऐसे होता नहीं है। इतनी जोर की आंधी आई कि साहब जो समुद्र है अटलांटिक वाला महासागर, उसके अंदर ऐसे क्या पड़ गई, खाई पड़ गई। इधर की लहरें इधर और इधर की लहरें इधर, और बीच में ऐसे जोर से क्या गई, हवा निकली। इतनी जोर से हवा चली, इतनी जोर की आंधी आई वेस्ट विंड की, कि लहरें जो समुद्र की अटलांटिक वाली सतह के ऊपर थी, लेवल के ऊपर थी, ऊपर थी, वो लहरें क्या हुई, क्लीव हो गई, चीर गई अपने आप, ऐसी दोनों फट गई कि समुद्र के बीचों बीच क्या पड़ गई, खाई, दरार पड़ गई। और ये लहरें क्या हैं, खास बात यह है, ये लहरें तूने नहीं चीरी हैं, ये लहरें क्या हुई हैं, अपने आप ही ऐसे फट गई हैं, अपने आप ही दूर हो गई हैं। इसको यूं समझना जैसे मान लो आप सड़क के किनारे किनारे जा रहे हो,
और एक बहुत तेज रफ्तार से कोई गाड़ी आए और आपको ऐसे पता लग रहा है वहां बहुत जोर की आवाज करती हुई आ रही है, तो वो आपको अलग करती है, अपने आप ही अलग हो जाते हैं हम लोग। तो बोले सल्ट जाओ और मार पर्सी कटे सल्टा चाहिए बाहर। तो ऐसे बहुत तेज गति से, और कोई विशालकाय अगर कोई व्हीकल हमारे पास तेज रफ्तार से चल के आता है तो हम क्या होते हैं, अपने आप ही साइड में हो जाते हैं। ऐसे है अपने आप। इतनी तेज रफ्तार से शक्तिशाली कौन चल के आई, वेस्ट विंड चल के आई कि ये साहब समुद्र वैसे बहुत विशालकाय होता है, लेकिन समुद्र की या महासागर है, ये सब महासागर की लहरें स्वतः ही अपने आप ही क्या हो गई, और बोले भाई न्यारो न्यार तू बड़ा जगह देवा वेस्ट विंड आ रही है सल्टाशी बारटे। तो दोनों तरफ उधर की लहरें, अरे अपने पढ़ने बोल जा अठन बोल जा चापा दे चापा दे चापा दे चापा दे चापा दे। तो भाई साहब इतना भयंकर तेरा प्रभाव, यानी ये दिखाना चाहता है कि समुद्र की लहरों से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन हो, वे तुम हो वेस्ट विंड। तेरा इतना मतलब ये मानिए कि शक्ति है, तुम्हारा इतना तेज प्रवाह है, तुम्हारी इतनी तेज भयंकर गति है कि अटलांटिक ओशन की लहरें भी क्या हो जाती हैं, अपने आप ही लेफ्ट राइट में ऐसे फट जाती हैं, और समुद्र में फटने से ऐसे लगता है जैसे मानो क्या है, दरारें पड़ गई गहरी गहरी, शायद में खाई पड़ गई है। वाइल, और बहुत मजेदार बात तो आगे आएगी, वाइल इसी दौरान किस दौरान, जब ये खाई पड़ रही थी, जो समुद्र की लहरें ऐसे लेफ्ट राइट में बढ़ रही थी, इसी दौरान फार बिलाउ द सी ब्लूम्स एंड द ऊजी वुड्स which were the sapless foliage of the ocean। इसी दौरान फार बिलाउ बहुत नीचे गहरे में, किसे गहरे में, अटलांटिक की बात, ये पूरा का पूरा मामला कहां चल रहा है, अटलांटिक में। इसी समय बहुत नीचे गहरे में अटलांटिक के सी ब्लूम, समुद्र की वनस्पति, देखो वनस्पति एक तो होती है हमारे सतह के ऊपर, और एक समुद्र क्या होती है, नीचे वनस्पति। और आपने देखा ये जो ज्योग्राफिकल चैनल लाते हैं, इन पर दिखाते हैं कई बार पानी के नीचे भी वहां मछलियां डोलती है, वहां भी ऐसे क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं अंदर ही अंदर। वो जो अंदर के पेड़ पौधे नीचे पैंदे वाले हैं उसको क्या बोला गया है, सी ब्लूम। और क्या है जो ऊजी वुड्स, ऊजी मानी रसदार, वुड्स मानी जंगल। तो एक तो जंगल होते हैं जमीन पे, और एक जंगल कहां है हमारे, ये अटलांटिक ओशन के नीचे पैंदे में भी जंगल है, और वो रसदार है, उनमें पानी वानी का वो लगा रहता है लगातार कांटेक्ट, तो उसमें ऐसे ड्राइनेस नहीं आती है। तो लिखा है तभी फार बिलो, यानी फार बिलो मानी बहुत नीचे गहराई में, इन डीप, किसके डीप में, अटलांटिक ओशन के नीचे बॉटम में चले जाओ, नीचे पैंदे में। सी ब्लूम जो समुद्र की वनस्पति है, जो ऊजी वुड्स रसदार, ऊजी मानी रसदार, ऐसी रसदार जो वुड्स हैं, रसदार जो हमारे पेड़ पौधे जंगल के नीचे वाले हैं, विच वेयर द सैपलेस फॉलिएज, इन रसदार पेड़ पौधों के भी अभी क्या आए हुए हैं, इन्होंने क्या धारण किया हुआ है, सैपलेस माने नीरस, इनके अभी क्या हो चुका है, नीरस पत्ते लगे हुए हैं। अभी नीरस कैसे हो गए, 2 मिनट पहले रसदार थे और वो नीरस कैसे बन गए, वेस्ट विंड आई तो रस निकल गया वापड़ेगा बहुत कटिया, वेस्ट विंड आई तो रस निपट गया। अरे ओटम सीजन आने वाली है अब, तो ओटम में जब पत्ते हमारे जमीन के ऊपर वाले येलो ब्लैक पीले पड़ेंगे, तो ये भी तो है तो वनस्पति ही, इसके भी अंदर नेचुरली क्या होता है, रस कम हो जाएगा। यानी यहां रियल में तो क्या है, नॉर्मली इनके अंदर रस ज्यादा मिलता है, लेकिन ये अभी ओटम आने ही है, ओटम आने पे जैसे जमीन के ऊपर वाले पत्ते भी क्या हुए, पेल पड़े, येलो पड़े, तो ये अंदर वाले वनस्पति भी क्या होने वाली है, वो भी सैपलेस होनी है, वो भी नीचे गिरेंगे, झड़ेंगे। ये थोड़ी पतझड़ ऊपर ऊपर आएगी नीचे नहीं आएगी, वो तो प्रकृति का साइकिल है, जहां जहां पेड़ पौधे हैं सब झड़ेंगे, वापस उसके स्थान पर नई चीजें अंकुरण करके आएंगी, तो चक्र है प्रकृति का। तो कह रहा है कि इसी समय जब सतह के ऊपर ये गहरी खाई पड़ के लहरें अलग हो गई हैं, तभी पैंदे में नीचे जो सी ब्लूम है और जो ऊजी वुड्स हैं, समुद्र की सतह के नीचे वाली जो वनस्पति है,
वो वनस्पति जिसने अभी इस मौसम में ऑटम के आते आते क्या धारण कर रखी हैं, वे धारण किए हुए हैं, क्या धारण किए हुए हैं, सैपलेस फॉलिएज ऑफ द ओशन, समुद्र की जो नीरस पत्ते अभी हैं वो धारण किए हुए हैं। वो नो ताई वॉइस, उनको भी तुम्हारी आवाज सुन जाती है, उनको भी तुम्हारी आवाज सुन जाती है। किसकी आवाज? वेस्ट विंड, तेरी आवाज उनको तुम्हारी भनक लग जाती है। भनक क्यों लग जाती है? जब वेस्ट विंड चली और सतह के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर क्या हुआ, दरारें पड़ी, तो नीचे मीलों गहरे में समाचार लग गए। अरे बोले ऊपर रोड़ो क्या को हो रहे हो, नीचे मान लो पेड़ पौधा ही, अरे बोले ऊपर क्या रोड़ो हो रहे हो, अरे बोले वेस्ट विंड आएगी, सच्चाई आएगी। तो भाई साहब उनको जब तुम्हारा आवाज मिलता है, सडनली ग्रो ग्रे, अचानक से ये सारी अंदर वाली वनस्पति क्या हो जाती है, ग्रे, कमजोर पड़ जाती है, विद फियर, डर के मारे बिल्कुल वीक हो जाती है, और ट्रेम्बल एंड डिस्पोयल देमसेल्व्स, और अपने आप ही कांप कूप के सारे पत्ते नीचे पड़ जाते हैं। ऐसा प्रभाव समुद्र के अटलांटिक के सतह पे भी तेरा और उसके पैंदे में भी तेरा। सतह पे तो सतह पे भी क्या हुआ, डेम सेल्स, ये वाला काम भी डेम सेल्स, और ये वाला काम भी डेम सेल्स। सतह के, ये है सतह, ये लेवल, लेवल का मीन तो क्या है, सतह, और ये रही फार बिलो यानी ये बॉटम। सतह के ऊपर की जो वेव्स हैं, वेव्स पावर मानी वेव्स, तो अटलांटिक की जो ऊपर की सतह है, यूं कल्पना करने से मेरे हाथ से मान लो ये अटलांटिक है, एक उसकी सतह के ऊपर की चीज है, और एक इसके नीचे यहां पैंदे में है। ऊपर की सतह के ऊपर क्या हुआ है, सरफेस के ऊपर तो क्या हुआ, इधर से ऐसे आंधी चली, वेस्ट विंड आई कि लहरें यहां से क्या हुई, दो भाग में बटी, और इसमें क्या हुई, ऐसे दरारें पड़ने लगी, ऐसे डर गला गल गया, दर्रा गल गया मान लेते। फिर अठे रोड़ो माचो, कटे माचो रोड़ो सतह के ऊपर, रोड़ो कटे माच रहे ऊपर, बोले भागो भागो वेस्ट विंड आएगी, भागो भागो, अठन आ लहर बोल रही है, बटन बा लहर बोल रही है, जनाब को काट नीचे गयो पिंदे के मैं, बोले रोड़ो क्या को हो रही है आज ऊपर ने, रोड़ो क्या को हो रही है, वेस्ट विंड आएगी, बोले हैं आएगी आएगी आएगी। और भाई जी इतनी समाचार मिलता ही है तो सह पत्ता का पत्ता क्या हो गया, डरने लगे, भयभीत हो गए, और डर के मारे छोटी मोटी थोड़ी बहुत कोई हरियाली ही कोई जान बच रही, सगड़ा का सगड़ा क्या होगा, ग्रे रंग चेंज हो गए और कांपने लगे, और क्या हो गए, नीचे डिस्पेल हो गए, अपने आप ही गिर गए। ऐसा भयंकर प्रभाव सुन किसका है, वेस्ट विंड तुम्हारा है। देखो अब बात भी यही है, या क्लास में क्या हुआ है, या ये ना कोई गुरुजी हुआ है, कोई गुरुजी तो क्या है कि यहाँ थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, और कई गुरुजी क्या है कि स्कूल में 3 बात का मास्टर क्या है बदनाम हुआ है कूटबा के लिए, एक तो पीटीआई, एक अंग्रेजी को मास्टर, एक गणित को मास्टर, 3 को कारोबार ठोकबा को है। अंग्रेजी को मास्टर, गणित को मास्टर क्या है कि सवाल नहीं अवजा ठोक है, पर मीनिंग बुझे, मीनिंग नहीं आया दे रपट की। गणित को मास्टर है ना, अपने सवाल कटा सवाल पर ठोक दे। और पीटीआई है जो बिना ही बात ठोक है, पीटीआई का कोई थे गलती करो चाहे न करो, बिके मन में आ जाए आज ठोकना है, कोई ना कोई का बिके मटमटिया पर लग जाए, क्या कराना बहुत ज्यादा साल तक प्रॉफिट मिल दे, कोई ना कोई के मिल दे। अब क्लास का मान जा मान लो गुरु मतलब पीटीआई आएगो, अब क्लास में क्या कि 2-3 बात का टाबर हुआ है, ये तो दापर फिटा हुआ निसलडा हुआ है, कता ही कूट लो फिट लो ठोके भी के हाथ का लागे बाव पड़ गया, बाग लगे को नहीं। एक थोड़ा सिंसियर टाइप का बच्चा हुआ है, वह आगे ना आगे बैठे यहां, और एक आध क्या है कि बस सिंसियर टावरा करने कोई कुछ मादी घर बैठ गया। अब गुरुजी क्या है कि मान लो कोई बात बूझ ली, खड़े हो बच्चा खड़े हो, बताइए क्या होता है, टाबर सवाल आओ को नहीं, गुरुजी एक हमारा खिड़की ब्रिंग गई, एक हमारी जो चाय की अठने का पैसा आ गया,
पड़ी तो इक है और नेकर बढ़ दियो अठीन लो। ये हो जाए को नहीं जाए ठोका तो एक्स ने, अरे वही बापड़ो मत्थे हाल दे दूसरे। तो भाई जी वेस्टमेंट आई, वेस्टमेंट आता है बापड़े, वेस्टमेंट तो कोई ने नाम ही कौन लियो, वेस्टमेंट तो कोई ने क्यों बोली ही कोनी। ए बापड़ा मत ही तो अठे लहर के हुई लेपेट भागी, अरे ए तो भाग्य जगह भागी है पीनाली बापड़ी मच्छर डरती है देख रहे भर दियो बापड़ी है तो ऐसे कि अगर रस रास ना हो रस रास सौ कट को बापड़े को तो अठे सौ को सौ अठे बिखर को डरती आल पड़ी है दूजे लागी। यहाँ की शक्ति की मायने है वेस्टमेंट है, खांसी आगे था तो वेस्टमेंट का प्रभाव देखा आपने, ऐसा प्रभाव है। अटलांटिक पे प्रभाव क्या दिखाया, अटलांटिक के सरफेस पे भी है और इसके बॉटम में भी है। सरफेस पे लहरें अपने आप ही क्लीव होके और चेज़ पैदा कर देती हैं, और बॉटम में जो सी ब्लूम और उजी वुड्स है वो अपने आप ही डर के मारे ग्रे पड़ जाते हैं पत्ते उनके, और उनके पत्ते कपाहट के साथ में अपने आप ही गिर जाते हैं। इतनी भयंकर तेरी शक्ति है। आपने वो देखा ना, अपने पुरानी फिल्में आती थी जिनमें डाकू वाली आती थी फिल्में, तो ऐसे डाकू जब आते थे घोड़ों पे डुक करते, दो चार तो बठिन भाग रहा है, कोई साफो पड़ रहे हैं, कोई का मटका पड़ रहा है, छोरो नीचे पड़ गो, कोई उठा रही है भाग रही है, या कोई वो तीतर बीतर सीन। भाई घोड़ा गाड़ा कोई का ठको मिलने को नहीं हालता ही, तो भाई सिर्फ यहाँ पर माटी उड़ती आ रही है, टून आ रही है जोरदार, भैया को माहौल की को आ रहे हैं, वेश ने कोकाती आ रही है, भाई जी अठे पत्ता पाता लहर लार से नीचे सलटगी। यह है माइटी इंप्रेशन ऑफ द वेस्ट विंड। पूरे कैंटो में पहले बताया मेडिटेरियन को तो इतना कूटा पीटा नहीं, इन थोड़ा क्या हालांकि ठका तो मिल लिया, बड़े आप बात मांडी को नहीं, थोड़ा कह दियो सोए वे को तूने जगा दिया, जगायो के दो मेरे कान से लगे पड़े देख तुम हो वो, तो इन यहाँ बस आत्मा बताइए अब मांडी को नहीं हो, क्योंकि अठे पूरी पंक्ति क्या कमा चली गई, एक ख्वाब में चली गई कि ऐसे ये सोया पड़ा था, तो सोया कहां पड़ा था, पमिस आइल वाले बेइज बे के बगल में सोया पड़ा था, वहां ये नींद कैसे ले रहा है, ऐसे सांप की भांति कुंडली मार मार के सो रहा था, और ख्वाबों के अंदर पुराने महलों को ऐसे पानी में हिलते हुए देख रहा था, आसपास ऐसे हरियाली वाला बेहतरीन मौसम बना हुआ है, ऐसे सुंदर माहौल में जो बना हुआ था उसको तूने क्या किया, जगा दिया। ये देखो पास टाइम वाली बातें, तूने जगाया इसको ऐसे, ये सांग हो रहे हैं। हाँ जी, तो ऐसे इसको क्या किया तूने, जगाया। फिर यहां देखो तो ये पूरा का पूरा यहां पे हमारे पास था डिड वेकन, ये ले मानी भी लेटा पड़ा था पास्ट टेंस, फिर ये सो मानी भी पास्ट टेंस, और ये ऑल ओवर ग्रोन यहां पे वो छुपा हुआ है पैसिव वॉइस का, ऑल मानी ऑल द बैंक्स ऑफ द मेटन सी, वो या वर जो भी मान लो, तो बैंक्स मैंने बोला वर मान लो, ऑल द बैंक्स वर और ग्रोन, सारे तट जो थे वो भरे पड़े थे किससे, अजूर मोस से और फ्लावर से, सो इतने बेहतरीन थे कि हमारी सांस भी देख के इसको फेंट्स मुरझा जाती है। ये देखो फेंट्स इसमें क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, ये एक्चुअली कवि का कमेंट है। इतना सुंदर दृश्य है कि आपकी जो है इंद्रियां भी क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती नहीं, ये हमेशा है। अगर इतना सुंदर दृश्य देखो तो हर बार ऐसा हो जाता है। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये कवि का अपना क्या है, कमेंट है, और ये सारा क्या है, डिस्क्रिप्शन है। दिस इज द पास्ट टेंस, दिस इज द पास्ट टेंस एंड दिस इज द पास्ट टेंस। अब अटलांटिक वाले में टेंस ध्यान करना, दाऊ फॉर हुज पाथ द अटलांटिक्स लेवल पावर, यानी सरफेस की लहरें, क्लीव, ये कौन सा टेंस है, क्लीव प्रेजेंट होता है, क्लीव, क्लोव, क्लोवन, CLEAVE, CLOVE ये पास्ट बनती है।
तो यहां पे है क्लीव, ये प्रेजेंट है, यानी ये हमेशा होता है। ये दृश्य तो एक बार बताया गया है, और ये जब जब भी तू आती है, हर बार तेरे आने पर अटलांटिक की सतह वाली लहरें ऐसे चिर जाती हैं, खाई बन जाती है। उसी दौरान, उसी सेम टाइम, ऊपर का और नीचे दोनों घटनाएं सेम टाइम घटती हैं। उसी सेम टाइम फार बिलो द सी ब्लूम्स एंड ऊजी वुड्स विच वेयर, वेयर कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। बहुवचन है इसलिए ऐसी ऐसा नहीं है। तो ये समुद्र की जो हमारी वनस्पति है, जो धारण किए हुए होती है, क्या धारण किए होती है? सैपलेस फोलिएज। अब ओटम के समय पत्तों का रस कम हो चुका है, ऐसे कम रस वाले जो पत्ते धारण किए हुए हैं। नो, नो मानी प्रेजेंट टेंस, जानती है यानी यहां सुनती है, जो आवाज को तो क्या है, सुना जाता है। तो तुम्हारा जो शोरशराबा आगमन का जो आवाज आई है, इस आवाज को सुन लेती हैं वो नीचे वाली, और सडनली वो क्या हो जाती हैं? ग्रो, प्रेजेंट टेंस। ऐसे कमजोर, ग्रे मानी कमजोर पड़ जाती हैं डर के मारे, और ट्रेम्बल कांपने लग जाती हैं, और डिस्पोयल अपने आप ही हो जाती हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि मेडिटेरेनियन वाला जो हमारा पार्ट है वो किस टेंस में है? पास्ट में। और अटलांटिक वाला किस में है? प्रेजेंट में। ये पहले कैंटो की भांति है। जैसे जब जब तू आती है पत्ते उड़ते हैं, सीड्स को तू क्या करती है? दफन कर देती है। वैसे ही जब जब तू आती है अटलांटिक की सतह की लहरें दूर हो जाती हैं खाई के रूप में, और नीचे पैंदे वाली वनस्पति भी क्या है? डर के मारे ग्रे हो जाती है, कांप के अपने आप नीचे गिर जाती है। ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस वाली भाषा में चला हुआ है। तो मैं टेंस वाली बात पे फोकस करवा रहा हूं, उस पर ध्यान करिएगा। थोड़ा वापस अपने दिमाग में पार्ट वाइज हर बात को जचाइएगा। मैं एक बार बिना टेक्स्ट दिखाए हुए ऐसे बताना चाहता हूं, आपके दिमाग में चित्र बने कि नहीं बने, ऐसे आप टेक्स्ट के साथ बनाएं, नहीं बने तो बनाएं। जैसे आपके पास हमारी जो टेक्स्ट है, वो ऐसे टेक्स्ट आप देखें तो ऐसे हमारे पास इस प्रकार से आपके पास टेक्स्ट है। ऐसे कैसे है? 3 पेज आपके पास है। ये हमारा कैंटो नंबर, ये आपके पास जो पहला कैंटो है, फिर इसमें ये दूसरा कैंटो है, ये थर्ड कैंटो है, ये फोर्थ कैंटो है, और ये 5th कैंटो है। अभी अपन इस 3 कैंटो पढ़ लिए हैं। पहले कैंटो में यानी आपको मैं दो बातें बताना चाहता हूं। 3 और 3 हमारे एक तरह से मैंने कहा था पोएम के 2 भाग हैं, यहां तक हमारा एक भाग है, जिसमें कि 3 कैंटो में प्रकृति के 3 अलग अलग क्षेत्रों पे वेस्ट विंड के प्रभाव को दिखाया गया है। यहां कहां दिखाया गया है? अर्थ पे। इसमें कहां बताया गया है? स्काई या एयर में। और यहां कहां बताया गया है? वाटर में या ओशन पे या सी पे बताया गया है। इस पूरे कैंटो में आप पाओगे तो मोटे तौर पे दिमाग में 2 बातें पता होनी चाहिए। आधे भाग में तो किसके बारे में बातें करी गई हैं? डेड लीव्स के बारे में। और बाद में किसके बारे में बातें करी गई हैं? विंड सीड्स के बारे में। फिर उन्हीं का ये मामला, स्प्रिंग वाला मामला लंबा लिख दिया गया है। इस प्रकार से स्काई वाले में 2 बातें हैं। पहले तो किसके बारे में बातें हैं? क्लाउड्स के बारे में। जो क्लाउड्स हमारे लूज थे वो धीरे धीरे एंजल वाले मोड में आकर घने होते चले जाएंगे, लॉक्स बन जाएंगे वो आखिर में। तो ये पार्ट खत्म किस पे होता है? लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। और दूसरे भाग में हमारे पास का वेस्ट विंड, तुम क्या हो? तुम डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर हो। इसके लिए फिर क्लोजिंग नाइट क्या बनेगी? डॉम ऑफ वास्ट सेपल्चर बनेगी, जिसके अंदर क्या जड़े हुए हैं? घने काले बादल लगे हुए हैं, जो कि नीचे बरसात में फूट पड़े काली रेन वाले में। तो ऐसे ये 2 बातें इसमें हैं। इस प्रकार से थर्ड वाले में इसका पहले तो प्रभाव कहां दिखाया गया है? मेडिटेरेनियन सी में। और बाद में इसका प्रभाव कहां दिखाया गया है? अटलांटिक वाले ओशन पे दिखाया गया है। ठीक है, अगली बात, दूसरी अगली जो आपको बात ध्यान रखनी है वो रखनी है टेंस वाली जानकारी। इस पूरे पार्ट में हमारे पास क्या चलता है? प्रेजेंट टेंस चलता है। प्रेजेंट भी कौन से वाला? सिंपल प्रेजेंट। हालांकि यहां जो
स्प्रिंग वाला मामला है वो किस में मिलेगा आपको? फ्यूचर में मिलेगा। आप वैसे दो हम कहते हैं ग्रामर टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट पास्ट, पर एक बार मैं तीन बता रहा हूं जैसे आप पढ़ के आए उस हिसाब से मेरा, क्योंकि फ्यूचर बोलने से आपके दिमाग में सेल विल वाली बात आ जाएगी। मैं जानबूझ के फ्यूचर वाला नाम बोल रहा था कि आपको सेल विल वाली बात क्लिक हो जाए कि हमारे लिखा हुआ है पोएम में सेल ब्लो और ट्रम्प क्लेरियन वाली बात। तो स्पेसिफिकली हम यहां पे उस ग्रामर की दृष्टि से बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली वो पोएम के विचारों को कनेक्ट करना चाहते हैं। फिर इसमें आए क्लाउड वाले में, तो इसमें आप पाओगे शुरू में जो क्लाउड हैं वो कौन से टेंस में बताए गए हैं? शूक पास्ट में हुए। शूक किस में हुए? पास्ट में हुए। लेकिन आप नीचे आते आते पाओगे जो डर्ज वाला पूरा माहौल है, ये पूरा का पूरा माहौल किस में है? ये फ्यूचर में है। वहां लिखा है डर्ज तो प्रेजेंट में है, डर्ज तो कौन से में है? प्रेजेंट में। क्या दाउ आर डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, इसकी अगली पंक्ति में आता है दिस क्लोजिंग नाइट विल बी डॉम ऑफ ए वास्ट सेपल्चर, वहां विल बी है। और आखिरी पंक्ति में भी लिखा है ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट। तो इस वाले कैंटो में क्लाउड वाला जो पूरा भाग है वो पास्ट में है, और डर्ज वाली पंक्ति प्रेजेंट में है, डोम वाली लाइन किस में है? फ्यूचर में है, और लास्ट में जो ब्लैक रेन है, फायर है, और जो क्या है हेल है, ये सारे भी किस में हैं? ये फ्यूचर में है। मैं ऐसे रफली लिख रहा हूं, थोड़ा आप इसको सिस्टमैटिक ऐसे अरेंज कर लेना अपने ढंग की हैंडराइटिंग के हिसाब से। फिर मेडिटेरेनियन वाला पूरा मामला है, ये कौन से टेंस में है? पास्ट में है। और अटलांटिक वाला मामला जो है ये पूरा किस में है? ये प्रेजेंट। प्रेजेंट भी कौन से वाला? सिंपल प्रेजेंट। जैसे पहले पार्ट में इसके आने से पत्ते भग जाते हैं, ऐसे ही इस बारिश के आने से समुद्र की लहरों वाली क्या है? सतह वाली लहरें चिर जाती हैं, नीचे वाले वनस्पति के पत्ते गिर जाते हैं। अब देखो पत्ते यहां भी गिरे हैं और पत्ते यहां भी गिरे हैं। ये जमीन के ऊपर वाले पत्ते हैं जो तो काले पीले होके उड़ाए जाते हैं, जैसे भूत के भगाया जाता है इंचेंटर के माध्यम से, उससे तुलना करी थी। और यहां वाले जो पत्ते हैं, नीचे वाले जो पत्ते समुद्र के पैंदे वाले पत्ते हैं, वो अपने आप ही डर के मारे कांप के ग्रे हो जाते हैं, ट्रेम्बल हो जाते हैं और डिस्पॉइल हो जाते हैं। तो लीव्स हमारे पास दो जगह हैं, ये ध्यान रखना। अगर सवाल आता है पोएम में लीव्स का जिक्र कहां हुआ है, अक्सर आप कैंटो नंबर 1 का उत्तर करके आओगे, नड्डू नंबर 0 आ जाएगा। लीव्स का जिक्र पहले कैंटो में तो हुआ ही हुआ है, और थर्ड कैंटो में अटलांटिक के सरफे बिलो पैंदे वाली भी क्या है? वो भी पत्तियां। वहां पर लीव्स नहीं लिखा, वहां लिखा फोलियज। फोलियज माने भी पत्ते ही होते हैं, फोलियज माने पत्ते ही होते हैं। सैपलेस फोलियज लिखा हुआ है। नीरस पत्ते, नीरस क्यों हो गए? ऑटम सीजन आते आते उनका भी रस कमजोर हो जाता है, जैसे सतह के ऊपर वाले वाले ब्लैक येलो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3 कैंटो तक की जानकारी हुई। आप थर्ड कैंटो को अच्छे से पढ़ के आ जाएंगे। थर्ड कैंटो में हालांकि इतनी दिक्कत नहीं आई है। और एक बात होता है, थर्ड कैंटो में पोएट ने इतना आपको सिमिली मेटाफर में उलझाया नहीं है। इसमें आप ध्यान दो, अगर हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच पे, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन हुआ है। पर्सोनिफिकेशन किसका हुआ है? मेडिटेरेनियन ने सी का पर्सोनिफिकेशन हुआ है। इसको मेटाफर रूप में सांप जैसी इमेज मिलती है तो मेटाफर कह दोगे। सरपेंटाइन इमेज वाले में कोयल, कोयल से तो क्या बना हुआ है? मेटाफर। तो कोयल वाली जानकारी जो है, इससे हमारे पास मेटाफर वाली बातें आई है, जिस सांप की इमेज बनती है। और मेडिटेरेनियन सी है, इसको जगाया वगैरह है, ये या ही, हिज, ये पूरे में दिख रहे हैं पर्सोनिफाइड हुआ है। फिर इसमें कोई विशेष बात थी नहीं। ओल्ड पैलेस वाले में वो ये फिगर ऑफ स्पीच तो नहीं होता, पर क्वालिटी पोएट की एक बिंदु विशेष है। कौन सा? वह मिथ मेकिंग क्वालिटी पाई गई है। और यहां पे हमने पाया कौन सा था फिगर ऑफ स्पीच? सिनेस्थेसिया पाया गया है। सेंस फेंस पिक्चर वाले में सिनेस्थेसिया रहा है। फिर नीचे आए तो अटलांटिक की सतह की जो लहरें हैं अपने आप ही चीर के अलग हो जाती हैं, खाई में कन्वर्ट हो जाती हैं। पैंदे के नीचे वाली जो सी ब्लूम है, उजी वुड्स हैं, जिन्होंने कि बिना रस वाले पत्ते धारण किए हुए हैं,
वो तुम्हारी आवाज सुनते हैं। आवाज सुनना इंसान वाला काम है, अतः यहां पर्सोनिफिकेशन किसका हुआ है? सी, ब्लूम और वुड का हुआ है। ये डरने लगी हैं तो डरने लग जाती हैं, कांपने लग जाती हैं, और ये तुम्हारी आवाज सुनती हैं। इस वाले में ये सी, ब्लूम और ऊजी वुड्स, इसका क्या हुआ है? पर्सोनिफिकेशन। तो ऊपर तो मैट्रिन सी का पर्सोनिफिकेशन हुआ है, और यहां पे सी, ब्लूम और ऊजी वुड्स का पर्सोनिफिकेशन हुआ है। और ये तो तुम्हारी आवाज को सुना है, साथ में डर के मारे क्या हो गए हैं? ग्रे हो जाते हैं, और बाद में कांपने लगे हुए हैं, और अपने आप ही इन्होंने क्या कर दिया? अपनी फॉलिएज को, यानी कि वनस्पति को, पत्तों को गिरा दिया होता है। ये सारी बात थी। हाँ जी, अब आप एक बात गौर करोगे, तीनों कैंटो के आखिरी में ओ हियर आया है। ओ हियर, सुनो। यहां पे कहा था हमारे पास दूसरे में ओ हियर, सुनो, और पहले में आप पाओगे शायद हियर 2 बार रिपीट किया है मेरे ख्याल में, है ना? और यहां कहा हियर, ओ हियर। परंतु आप पाओगे, अब आप एडवांस देख लो, चौथे और पांचवे के समाप्ति पे ओ हियर नहीं मिलेगा। इसके बाद लगातार प्लेन है। तो यहां एक बात हमने पहले कही थी, पोएम को हम ऐसे समझने के लिए कितने भाग में बांट के समझ सकते हैं? 2 सेक्शन में बांट के समझ सकते हैं। आप ये देखा, हमारे पोएम को अपन पहले जो पोएम बिगिंस विद 3 सेक्शंस डिस्क्राइब, जो हमारे पहले शुरुआत में जो 3 सेक्शन अपनी कैंटो हैं, तो हमारे शुरुआत के 3 कैंटो हैं। इन 3 कैंटो में तो इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है हमारे को अर्थ के ऊपर, स्काई या एयर के अंदर, और आकाश में। इतना एक भाग हो गया मोटे तौर पे समझने के लिए, जिसमें कि पूरी तरह से वेस्ट विंड को एड्रेस किया गया है, और हर कैंटो समाप्त होने पे हियर, ओ हियर के वर्ड के साथ में समाप्ति हुई है। अगला जो चौथा और पांचवा हमारा जो कैंटो बनेगा, वो कैंटो है लास्ट के जो दोनों कैंटोज हैं, उनमें पोएट क्या करेगा? वे डायरेक्टली सीधी सीधी किससे बातें करेगा? वेस्ट विंड से करेगा। और हमारे को आगे अपना जो विचार बताएगा वो हम कल पढ़ेंगे।